हिटमैन एक बदमाश प्रणाली के साथ। अध्याय 561 रानी की उत्पत्ति। भोजन कैसा है। अमरील उनके बगल में नहीं बैठी बल्कि सभी को परोसती रही। वह हॉल में इधर उधर भागती रही जिससे सभी को अपने पेट से ज्यादा खाना खाने को मजबूर होना पड़ा। उसकी मेहमाननवाजी ने माइकल को भी नहीं बख्शा। लगभग 20 अलग अलग स्वादिष्ट व्यंजन खाने के बाद माइकल का पेट भर गया। ये स्वादिष्ट था, माइकल ने कहा, जिससे अमरील बड़ी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। अगर माइकल को अंदाज़ा लगाना था तो जिसने भी खाना पकाया होगा वह 6 स्टार शेफ स्तर का होगा, क्योंकि भोजन रेलिन के बनाए भोजन से ज़्यादा स्वादिष्ट था। माइकल ने अपने पेट में खालीपन को गर्म पानी से भरने के बाद कैटली हॉल में दिखाई दी। हमेशा की तरह उसने अमरील से पूछा, डॉन। अमरील ने मुंह बनाया और पिल्ला जैसी आंखों से डॉन को देखा। क्यों नहीं, धन्यवाद। वह डॉन की ओर दौड़ी और उसे कसकर गले लगा लिया। माइकल उलझन में था, सोच रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन जल्द ही उसे उसका जवाब मिल गया जब कैटली ने उसे दूसरी जगह टेलीपोर्ट किया। पलक झपकते ही माइकल और सभी पहले से ही एक छोटी पहाड़ी पर एक बड़े सेब के पेड़ के नीचे दिखाई देने वाली लंबी ओक की मेज के पीछे बैठ गए। माइकल तुरंत अपने सामने सबसे खूबसूरत नज़ारे से मोहित हो गया। वह यहाँ से पूरे एवरलाइट को देख सकता था और साथ ही खेतों के पार बड़ी झील भी। जैसे जैसे रोशनी कम होती गई, छाया के लिए भी मुश्किल से ही पर्याप्त जगह बची। चाहे कोई इसे पसंद करे या न करे, अंधेरा आ गया और उसने सब कुछ ढक लिया। यहाँ तक कि तारे और चांद भी आसमान में बादलों की एक घनी परत के पीछे छिप गए, जिससे हवा में एक ठंडी सुगंध आ गई। एवरलाइट की सुंदरता इसकी प्रकृति से आई थी। चीज़ों को बनाने के लिए प्रकृति को नष्ट करने के बजाय एवरलाइट के नागरिकों ने प्रकृति के साथ सहअस्तित्व बनाना सीख लिया था। इसलिए वहाँ बहुत सारे पेड़ थे जो राज्य को सजाते थे। ये पेड़ नए चांदी के आसमान के सामने पागल सिलहूट थे। इसका नीला रंग भोर तक लगभग गायब हो गया था। उनकी शाखाएं हवा में लहरा रही थीं, तेज हवा में चरमरा रही थीं। फिर आखिरकार रात के जानवरों की पहली आवाज़ आई, एक उल्लू की आवाज़, एक खरगोश जो बाड़ में छिप गया था। दूर दूर तक फैली झील बादलों से घिरे आसमान और चांद को बादलों के बीच से झांकते हुए देख रही थी, जबकि पेड़ों ने अपनी हरी भरी हरियाली को छिपा रखा था। आखिरकार शाम ढलने का समय छाया रहित दुनिया में जाने का था। माइकल बिना पलक झपकाए बस अपने सामने के नज़ारे को देखता रहा। वह बस अवाक था। उस पल माइकल के दिल में एक आग थी कि वह कहीं बस जाए जहां वह वैसा महसूस करे जैसा वह अभी महसूस कर रहा है। सुंदर है न? नाइट ने डॉन के साथ उसके पास आते हुए पूछा। माइकल ने डॉन और नाइट के बीच खड़े होकर सिर हिलाया। तीनों ने एक साथ नज़ारे को देखा। तुम लोगों ने एक खूबसूरत जगह बनाई है। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी मदद कर सका। शांति को मूर्ख मत बनने दो भूत, नाइट ने कहा जब माइकल ने अपना सिर नाइट की ओर घुमाया। इस जगह को वैसा ही बनाए रखने के लिए हर दिन एक लड़ाई है। मुझे नहीं पता कि मुझे कब अपने ब्रह्मांड में वापस खींचा जाएगा, लेकिन तब तक अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। माइकल ने नाइट के कंधे पर थपथपाया। तुमने हमारे लिए पहले ही बहुत कुछ कर दिया है भूत। अब हमें बताओ कि हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। डॉन ने माइकल से पूछा। तुम लड़के जब लड़कों वाली बातें खत्म कर लो तो यहाँ वापस आ जाना, एमरिल ने पीछे से चिल्लाया। माइकल ने अपने कंधे पर देखा कि एमरिल, अरोरा और कैटली सेब के पेड़ के नीचे बैठे हैं और खाने के लिए कुछ सेब उठा रहे हैं। मैं चाबी नामक किसी चीज़ की तलाश कर रहा हूँ। जाहिर है रानी भी इसकी तलाश कर रही है। रानी? आप उसे यही कहते हैं, नाइट ने कहा। आप उसे क्या कहते हैं? आत्रेया, यही उसका असली नाम है, नाइट ने माइकल को उत्तर दिया। कुछ साल पहले हमें यह भी नहीं पता था कि वह मौजूद है। मुझे उसके बारे में कुछ घंटे पहले ही पता चला, माइकल ने आह भरते हुए कहा। तुमने उसके बारे में कहाँ सुना? वे नरभक्षी बहुत बातूनी किस्म के नहीं होते। सच कहूँ तो दोस्तों, ये पहला ब्रह्मांड नहीं है जहाँ मैं गया हूँ। यहाँ आने से पहले मैं 2 अन्य ब्रह्मांडों में गया था। मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का सौभाग्य प्राप्त कर सका जो रानी के बारे में बहुत कुछ जानता है। बेशक माइकल यह नहीं कह सकता था कि उसने पहली बार रानी के बारे में सिस्टम से सुना था जब उसने त्वचाहीन प्राणियों को मार डाला था। इसलिए माइकल ने सच्चाई को थोड़ा बदल दिया। चूंकि माइकल को नाइट और डॉन से दूसरे ब्रह्मांडों की यात्रा के बारे में छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उसने उन्हें इसके बारे में बताया। हंटर। जैसे ही माइकल ने नाइट के मुंह से नाम सुना, माइकल ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। तुम उसे जानते हो? हाँ, एक सख्त कमीना है न? नाइट ने हंसते हुए कहा, एकमात्र जिसने आत्रेया के आत्मा के टुकड़े को मार डाला। आखिरकार डॉन ने अपना मुंह खोला और उसकी आवाज़ के लहजे से माइकल बता सकता था कि डॉन हंटर से हैरान था और इतना पागल कि उसकी आत्मा के टुकड़े को अवशोषित करने की कोशिश कर रहा था। नाइट हंस पड़ा, लेकिन डॉन की तरह वह भी हंटर की करतब से चौंक गया। तुम लोग उससे कब और कहाँ मिले?
छाया क्षेत्र, ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि हम वहां सिर्फ कुछ मिनटों के लिए थे और हमें उस पागल कमीने से मिलने का मौका नहीं मिला, नाइट ने आह भरी। लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह तुमसे मिल चुका है। शायद कोई अलग समय रेखा हो। डॉन के शब्द माइकल को समझ में आ गए। हंटर, ड्रैवन, माइकल, डॉन और नाइट अलग अलग समय रेखाओं में दूसरे ब्रह्मांडों की यात्रा करते हैं। इसलिए माइकल को लगा कि शायद वह भविष्य में अपने ब्रह्मांड में उनमें से कुछ से मिल सकता है। जब हम उसके ब्रह्मांड में गए तो हम उससे नहीं मिले, नाइट ने समझाया। लेकिन हम सभी एक ही दुश्मन को साझा करते हैं, है न? माइकल ने सिर हिलाया। तुम लोग उसके बारे में क्या जानते हो? लानत है, मेरे पास पहले से ही बहुत से दुश्मन और समस्याएं हैं। अब मुझे उससे निपटना है। मुझे आराम करने दो। तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक हम उसे यहाँ नहीं हरा देते तब तक दूसरे आत्मा के टुकड़े कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम उनसे मिलो तो शायद चीखो और कुछ भ्रम पैदा करो, अन्यथा वे निष्क्रिय रहेंगे। आखिरकार माइकल को नाइट से कुछ अच्छी खबर मिली। तुम्हारा क्या मतलब है? कोई भी उसकी उत्पत्ति नहीं जानता, लेकिन जब वह जीवित थी तो वह इस ब्रह्मांड से संबंधित थी। इसलिए उसकी आत्मा का मुख्य भाग इस दुनिया में कहीं है। जब तक हम उसे जगह नहीं देते और उसे हरा नहीं देते तब तक दूसरे कुछ नहीं करेंगे और नहीं कर सकते हैं। हम उसका सामना करने की जल्दी में नहीं हैं। आपकी तरह ही हमारे पास पहले से ही बहुत सारे दुश्मन हैं। यह अच्छी खबर है कुछ हद तक। क्या आप उसके किसी जनरल से मिले हैं? अभी तक नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि हम जल्द ही मिलेंगे, नाइट ने कहा। तो अगर उसकी आत्मा टुकड़ों में है तो इसका मतलब है कि किसी और ने उसे तोड़ा है। क्या मैं सही हूं? बिंदुओं को जोड़ने के बाद माइकल ने निष्कर्ष निकाला कि किसी और ने आत्रेय से लड़ाई की थी। हमसे पहले के संरक्षक देवता, डॉन ने हमेशा की तरह बिना कोई भावना दिखाए कहा। हमसे पहले की सभ्यता द्वारा छोड़ी गई प्राचीन लिपियों के अनुसार आत्रेय युद्ध की देवी थी। किसी चीज़ ने उसे अंधेरे पक्ष में जाने पर मजबूर कर दिया। हम बस इतना ही जानते हैं। हमारे पास इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि उसे किसने हराया और उसके टुकड़े टुकड़े किए, नाइट ने सांस छोड़ते हुए कहा। कल्पना करें कि जब वह पूरी तरह से स्वस्थ थी तो वह कितनी शक्तिशाली रही होगी। कल्पना करें कि उसे हराने वाला देवता कितना शक्तिशाली रहा होगा। माइकल अत्रेया को हराने वाले देवता की शक्ति का अंदाजा भी नहीं लगा सका। अत्रेया द्वारा बनाया गया एक ही जनरल कुछ ही घंटों में माइकल के शब्दों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। लेकिन नाइट की जानकारी के कारण माइकल शांत हो गया, क्योंकि उसे अत्रेया के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी जब तक कि डॉन उसकी दुनिया में आत्मा के टुकड़े से निपट नहीं लेता। सौभाग्य से माइकल को लगा कि डॉन उसके आत्मा के टुकड़े को नष्ट करने में सक्षम है। ईमानदारी से कहूं तो माइकल ने अत्रेया के बारे में तब तक चिंता न करने का फैसला किया जब तक कि वह पहले स्काईहॉल और महान 8 कुलों से निपट नहीं लेता। इस समय उसके और हाइड्रा के बारे में चिंता करने का कोई मतलब नहीं था। तो चाबी के बारे में क्या? तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? दुर्भाग्य से नाइट ने अपना सिर हिलाया। पता नहीं, लेकिन अगर छाया क्षेत्र तुम्हें यहाँ लाया है तो इसका अपना कारण होगा। कौन जानता है, शायद तुम्हें वह मिल गया हो जो तुम्हें चाहिए था। माइकल ने एवरलाइट के चारों ओर देखा और एक गहरी सांस ली। शायद मैंने किया। आश्चर्यजनक रूप से माइकल निराश नहीं हुआ। इसके बजाय वह संतुष्ट महसूस कर रहा था। डॉन के ब्रह्मांड में आकर माइकल को एक पौराणिक वस्तु मिली, रानी के बारे में और अधिक जानकारी मिली और कुछ शक्तिशाली दोस्त बने। इसके अलावा वह आराम महसूस कर रहा था। बहुत समय हो गया था जब से वह थोड़ा ढीला हुआ था और शांति का आनंद लिया था। आत्रेया और उसके कट्टरपंथियों के बारे में बहुत हो गया। मुझे अपने और अपनी दुनिया के बारे में बताओ भूत। अरे हमें ये भी सुनना चाहिए। भूत यहाँ आओ, माइकल के मुस्कुराते ही एमरिल ने पीछे से चिल्लाया। चलो चलते हैं। डॉन मुड़ा, एमरिल की ओर चला और पेड़ पर पीछे झुकते हुए अरोरा के बगल में बैठ गया। मुझे माफ़ करना भूत, नाइट ने ज़मीन पर लेटने के बाद कहा। क्यों? वह तुमसे बहुत सारे सवाल पूछने वाली है। चुप रहो नाइट, उस पर विश्वास मत करो भूत। ये ठीक है, माइकल मुस्कुराया। लेकिन मुझे पहले आपसे एक सवाल पूछने दो। चूंकि वे सभी यहाँ थे, माइकल ने वह सवाल पूछने का फैसला किया जो एवरलाइट में आने के बाद से उसके दिमाग को परेशान कर रहा था। तुम लोग मुझ पर इतना भरोसा क्यों करते हो? जब तुम कुछ घंटे पहले मुझसे मिले थे तो तुमने मेरे साथ बहुत कुछ साझा किया था। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना भरोसेमंद हूँ? माइकल ने पूछा। हम तुम पर भरोसा करते हैं क्योंकि हम रेगिस पर भरोसा करते हैं, अमरील ने खिलखिलाकर कहा। इसके अलावा तुम दूसरी दुनिया से आए हो। हमें नुकसान पहुंचाने के पीछे तुम्हारे पास क्या कारण हो सकता है? माइकल ने सिर हिलाया। रेगिस की बात करें तो वह कहाँ है? अरोरा ने डॉन के कंधे पर अपना सिर टिकाते हुए पूछा। वह लिया के साथ है। काश मैं इनमें से कुछ खा पाती। अचानक कैटली ने माइकल के हाथ में सेब को देखा और आह भरी। बस कुछ महीने और इंतजार करो कैट।
हम तुम्हारे लिए एक उपयुक्त शरीर ढूंढेंगे, नाइट ने कहा और अमेरिल ने अपनी आंखें घुमाईं। इस बार एक बूढ़े आदमी के शरीर के बजाय एक जवान लड़की का शरीर लाने की कोशिश करो। जैसे ही अमरील ने नाइट का मजाक उड़ाया, माइकल आश्चर्यचकित रह गया। कल मैं जो पहली चीज करने जा रहा हूं वह है उस शरीर का निपटान करना, नाइट ने गुर्राते हुए कहा। ठीक है, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो क्या मैं शरीर को देख सकता हूं? अमरील ने भौहें से कोढ़ीं। क्यों? अमरील को कोई कारण नहीं सूझा कि घोस्ट आत्मा से रहित एक खाली शरीर को क्यों देखना चाहेगा। क्योंकि मेरे पास एक दानव बटल है और उसे एक भौतिक शरीर की आवश्यकता है। अध्याय 562 अलविदा एवरलाइट। क्या आपके पास बटल के रूप में एक दानव है? अमरील दंग रह गया। माइकल ने नाइट को उत्सुकता से देखा, ये सोचते हुए कि उनकी दुनिया में दानव है या नहीं। मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में हमारे पास कोई दानव है। कम से कम अभी तक हमें कोई नहीं मिला है, नाइट ने हंसते हुए कहा। मेरे पास एक है, लेकिन वह एक अलौकिक रूप में है। बिल्कुल मेरी तरह, कैटली ने माइकल से पूछा। कैटली, शरीर को यहाँ लाओ। वैसे भी हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, नाइट ने तुरंत कैटली को आदेश दिया। हालांकि कैटली शरीर में प्रवेश करके भौतिक रूप ले सकती थी, लेकिन वे उसे उसके लिंग और उम्र के हिसाब से उपयुक्त भौतिक शरीर देना पसंद करते थे। ओकीडोकी, कैटली उनकी नज़रों से ओझल हो गई क्योंकि अमरील ने एक और सवाल उठाया। क्या तुम्हें अपने परिवार की याद आती है, घोस्ट? अगर मेरे पास कोई होता तो मैं जरूर करता। माइकल के शांत शब्दों ने अमरील को चौंका दिया। सभी ने अपनी निगाहें माइकल की ओर घुमाईं। मुझे बहुत खेद है, बेचारे। क्या मैं पूछ सकता हूं कि उन्हें क्या हुआ? अमरील, नाइट ने गुर्राहट के साथ कहा, लेकिन माइकल ने बिना कुछ कहे ही अपना हाथ हिलाया और नाइट से कहा कि उसे कोई आपत्ति नहीं है। मैं उनके बारे में सिर्फ इतना जानता हूं कि वे मुझे स्वेच्छा से फेंक देते हैं। डॉन, जो क्षितिज की ओर देख रहा था, ने अपनी निगाहें माइकल की ओर घुमाईं। वह घोस्ट की आंखों में उदासी और दर्द देख सकता था। हालांकि घोस्ट ने इसे छिपाने की कोशिश की, लेकिन डॉन इसे देख सकता था। डॉन को ऐसा लगा जैसे वह खुद को आईने में देख रहा हो। दूसरी ओर माइकल ने अमरील की आंखों में उभरती उदासी को देखा। लेकिन मेरे पास ऐसे लोग हैं जो मेरे परिवार से कहीं ज्यादा मेरी परवाह करते हैं, माइकल ने परिवार शब्द पर जोर दिया। मुझे ये सुनकर खुशी हुई। क्या उन लोगों में कोई छोटी लड़की या लड़कियां शामिल हैं? फिर से, मुझे खेद है कि आपको यहाँ बैठना पड़ रहा है और किसी के निजी जीवन के सवालों में उसका रास्ता अपनाना पड़ रहा है। क्या आपको घोस्ट से कोई आपत्ति है? अमरील ने नाइट की ओर जीभ निकाली और घोस्ट से पूछा। बाद वाले ने बस अपना सिर हिलाया और अमरील से नाराज नहीं हुआ क्योंकि घोस्ट को अमरील पसंद थी। माइकल की दुनिया में मिले एल्फों के विपरीत वह एक विचित्र, मज़ेदार, देखभाल करने वाली एल्फ लग रही थी। देखो नाइट, उसे कोई आपत्ति नहीं है। अमरील ने नाइट के सिर पर निशाना साधते हुए सेब फेंका और घोस्ट से सवाल करना जारी रखा। हाँ, मेरे पास एक है। और वास्तव में, माइकल ने अपनी उंगली उठाए, अपनी उंगली पर सगाई की अंगूठी दिखाते हुए। तुम शादीशुदा हो? रुको नहीं, सगाई हो गई है। माइकल ने सिर हिलाया। अद्भुत, काश मैं उससे मिल पाता। अचानक अमरील खिलखिलाकर हंस पड़ा। कुछ मज़ेदार? अरोरा ने पूछा। मैंने अभी सोचा कि उससे शादी करने के बाद उसे क्या कहा जाएगा। लेडी घोस्ट, हे। वैसे भी उस नाम के साथ क्या है? अमरील ने हंसते हुए पूछा। मैं मौजूद नहीं हूँ, फिर भी मैं मौजूद हूँ। जब तक तुम मुझसे नहीं मिलोगे तुम मुझे नहीं जान पाओगे और तुम कहानी सुनाने के लिए जीवित नहीं रहोगे। इसलिए घोस्ट, तुम एक हत्यारे हो, है न? जैसे ही माइकल ने ये शब्द कहे, नाइट ने पूछा। क्यों? जिस तरह से तुमने लड़ाई की और आगे बढ़े, तुमने अपनी लड़ाई में योद्धा शैली को मिलाया, लेकिन हत्यारों का तरीका अभी भी मौजूद है। यही तुम्हारा आधार है, मैंने देखा। नाइट के शब्दों ने माइकल को युद्ध में नाइट के अनुभव को दिखाया। उसने जिस तरह से लड़ाई की, उसे देखकर ही नाइट ने हत्यारे के रूप में माइकल की उत्पत्ति का अनुमान लगा लिया। मैं वापस आ गया हूँ। जब वे बात कर रहे थे, कैटली फिर से प्रकट हुई। उसके बगल में एक कांच का ताबूत था जिसके अंदर एक शरीर था। शरीर के निचले हिस्सों को छोड़कर, जो एक सफ़ेद कपड़े से ढके हुए थे, बाकी नग्न थे। शरीर एक आधे एल्फ का था जो अपनी किशोरावस्था के अंत में था, शायद 29 या 28 साल का। उसके गहरे भूरे बाल उसके कंधे तक पहुंचते थे। शरीर लंबा और बेहद मांसल था, लेकिन बॉडी बिल्डर जैसा नहीं। शरीर माइकल से कई इंच लंबा था। सिस्टम, क्या मैं ये शरीर अज़ाज़ेल को दे सकता हूँ? हाँ, लेकिन ये शरीर मेजबान की दुनिया का नहीं है। इसलिए सिस्टम को अज़ाज़ेल की आत्मा को फिट करने के लिए शरीर को समायोजित करने के लिए 50,000 बदमाश बिंदुओं की आवश्यकता होगी। परिवहन के बारे में क्या? मैं डॉन के ब्रह्मांड से शरीर को अपने ब्रह्मांड में कैसे लाऊं? माइकल की चिंता बदमाश बिंदुओं की नहीं थी, बल्कि उसे इस बात की चिंता थी कि वह शरीर को अपने साथ कैसे ले जाए। आमतौर पर 30 किलोग्राम से ज़्यादा वजन वाली कोई भी चीज़ जिसे सामान्य इंसान उठा नहीं सकता, उसे सिस्टम स्टोरेज या किसी स्पेस रिंग में नहीं रखा जा सकता।
चून की शरीर में आत्मा नहीं होती। यह मूल रूप से सिर्फ एक खोल है। होस्ट उन्हें टुकड़ों में काट सकता है और सिस्टम स्टोरेज में स्टोर कर सकता है। अपने ब्रह्मांड में पहुंचने के बाद आप भागों को एक साथ जोड़ सकते हैं। बेशक ऐसा करने के लिए सिस्टम को 20,000 बदमाश बिंदुओं की आवश्यकता होगी। कोई बात नहीं, माइकल ने अंदर से ठहाका लगाया। उसे इसकी उम्मीद थी क्योंकि सिस्टम बदमाश बिंदुओं के बिना मूल रूप से कुछ भी नहीं करेगा। आखिरकार माइकल ने राहत की सांस ली और अपनी टू डू सूची से एक कार्य पूरा किया। हाल ही में उसे लगा कि उसके पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं। नवीनतम एपिसोड NOVELNB.com वेबसाइट पर हैं। उसे गया को उसके राज्य पर कब्जा करने और उसके परिवार से बदला लेने में मदद करनी थी। गया की मां को ढूंढना था, तनुलिया की हत्या करनी थी, अभिभावकों और पिशाचों से छुटकारा पाना था, 8 महान कुलों से लड़ना था, संप्रदाय के नेता क्लेयर की मां को बचाना था और तुसिया राज्य को राख में बदलना था। ये उसकी सूची में सिर्फ कुछ चीजें थीं। कम से कम शव के साथ उसे एक काम कम करना था। माइकल घास वाली जमीन से उठ खड़ा हुआ और कांच के ताबूत की ओर चल पड़ा। हम इसे एक प्राचीन खंडहर से लाए हैं। ये वाकई आश्चर्यजनक है कि हजारों सालों तक शव इस हालत में कैसे रहा। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह बुढ़ापे की वजह से मरा है। न तो उसके शरीर पर कोई कट था और न ही कोई घाव। नाइट की बात सुनने के बाद माइकल ने अनुमान लगाया कि या तो किसी ने शरीर बनाया था या फिर उसमें से आत्मा को चूसा था। ठीक वैसे ही जैसे माइकल ने विल्कस के साथ किया था। ये हमारे भंडारण में सिर्फ धूल जमा कर रहा है। अगर आपके पास इसे अपने साथ ले जाने का कोई तरीका है तो बेझिझक ले जाएं, नाइट ने कहा। वह ऐसा कैसे करेगा? यह कोई ढाल नहीं है जिसे स्पेस रिंग के अंदर रखा जा सके, एमरिल ने नाइट से पूछा। जब तक कि उसका स्पेस रिंग हमारे से अलग तरीके से काम न करे, अरोरा ने टिप्पणी की। उनकी उत्सुक निगाहों के सामने माइकल ने अपना हाथ कांच पर रखा। क्या आप इसे खोल सकते हैं? कैटली ने सिर हिलाया, हाथ हिलाते हुए, जैसे ही उनके बीच का शीशा धीरे धीरे गायब हुआ। तुम क्या योजना बना रहे हो? अमरील ने पूछा, लेकिन जब उसने घोस्ट को अपनी तलवारें निकालते देखा तो उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। जब तुम्हें कोई बड़ी समस्या हो तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दो, माइकल ने शांति से कहा, इससे पहले कि वह अपनी 2 तलवारों से शरीर को काट डाले। वह इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि अमरील को सिर्फ धुंधलापन ही दिखाई दे रहा था। जब उसने काटना बंद किया तो शरीर बरकरार रहा, कम से कम कुछ पलों के लिए। फिर शरीर जमीन पर बिखर गया और तेजी से जमीन से गायब हो गया। समस्या हल हो गई। कुछ पलों के लिए सभी स्तब्ध रह गए। वे ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाए कि घोस्ट ने शरीर को कैसे जोड़ने की योजना बनाई। शरीर के लिए धन्यवाद, माइकल ने चुप्पी तोड़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, अब मुझे बॉनो की यह बात नहीं सुननी पड़ेगी कि मुझे शरीर ले लेना चाहिए। कैटली को ताबूत से शरीर गायब होते देखकर खुशी हुई, इसलिए वह खुशी से हंस पड़ी। अपनी कलाई को हिलाते हुए माइकल ने अपने स्पेस रिंग से एक चर्मपत्र निकाला। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, ये ले लो, माइकल ने चर्मपत्र नाइट को दिया। इसमें प्रक्रिया, सामग्री और जंग लगे ब्लेड के लिए एंटीसेरम बनाने का फॉर्मूला और किसी को भी कोमा की स्थिति से जगाने के लिए औषधि है। आपने मेरे साथ जो किया है उसके लिए मैं कम से कम इतना तो कर ही सकता हूं। माइकल ने उनके प्रति वास्तव में आभार महसूस किया। उन्होंने न केवल उसे एक लीजेंडरी शील्ड दी बल्कि उन्होंने अजाजेल को एक शरीर भी दिया। हालांकि यह एक सामान्य शरीर की तरह लग रहा था, लेकिन माइकल को शरीर से अपार शक्ति महसूस हुई। अगर उसकी आंतरिक भावना सही थी तो शरीर की कीमत लाखों में होगी। इसके अलावा जिस तरह से उन्होंने माइकल के साथ व्यवहार किया उससे उन्हें उनका सम्मान और प्यार मिला। उन्होंने उसके साथ अपने जैसा व्यवहार किया और उसके मन और आत्मा को शांत किया, जिससे माइकल को किसी की अपेक्षा से कहीं अधिक मदद मिली। उस समय माइकल की बस यही इच्छा थी कि वह अन्य ब्रह्मांडों की यात्रा अधिक बार कर सके, खासकर एवरलाइट की। दुर्भाग्य से उसे चूसने वाली शक्ति का एहसास होने लगा। डॉन ने आसमान की ओर देखकर माइकल को आश्चर्यचकित कर दिया। ऐसा लगता है कि इस दुनिया में तुम्हारा समय समाप्त हो गया है। मुझे इस शक्ति को महसूस किए हुए कुछ साल हो गए हैं। नाइट के चेहरे पर एक कोमल मुस्कान ने दुख और उदासी का संकेत दिया। डॉन, क्या तुम इसे रोक नहीं सकते? अमरील ने माइकल के हाथों को कसकर पकड़ लिया। अगर मैं कर भी सकता हूं तो भी मैं नहीं करूंगा, अमरील। उसे अपनी दुनिया में लौटना है, डॉन ने कहा, जबकि अन्य लोगों ने गहरी सांस ली और माइकल को विदा करने के लिए तैयार हो गए। अगर किस्मत ने साथ दिया तो हम फिर मिलेंगे, अमरील। माइकल ने मुस्कुराते हुए अमरील के कंधे को दबाया। ये लो, डॉन ने हंटर द्वारा माइकल को दिए गए स्पेस रिंग के समान एक काला कार्ड निकाला। मुझे लगता है कि तुम पहले से ही जानते हो कि यह कैसे काम करता है, नाइट ने कहा, जबकि माइकल ने सिर हिलाया। जाहिर है कि इन दोनों के पास उससे कहीं ज्यादा रहस्य थे जितना उन्होंने उसे बताया था। लेकिन जाहिर है माइकल ने उन्हें दोष नहीं दिया, क्योंकि उसके पास भी अपने रहस्य थे।
जैसे जैसे सेकंड बीतते गए, माइकल को लगा कि चूसने की शक्ति और भी मजबूत होती जा रही है। आखिरकार उसके पैर लगभग जमीन से उठने लगे। भूत को याद रखो, पूरी कहानी जानने से पहले किसी का न्याय मत करो। माइकल को डॉन के शब्दों के पीछे का कारण समझ में नहीं आया। यह अचानक और अप्रत्याशित था, लेकिन माइकल के पास डॉन से उसके शब्दों के बारे में पूछने का समय नहीं था, क्योंकि उसे चूषण बल द्वारा ऊपर की ओर खींचा जा रहा था। मुझे उम्मीद है कि हम फिर मिलेंगे, भूत नायक ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया, और अरोरा और अमरील ने भी ऐसा ही किया। माइकल को आश्चर्य हुआ, अमरील ने उसके लिए कुछ आंसू भी बहाए। यार, काश मैं यहाँ कुछ दिन और रुक पाता। आकाश में तैरते हुए माइकल ने एवरलाइट की सुंदरता को देखा और आह भरी। फिर मेजबान को और भी बदमाश अंक अर्जित करने चाहिए। सिस्टम लगभग ऐसा लग रहा था जैसे वह माइकल पर चिल्ला रहा हो। दुर्भाग्य से ये छुट्टी मनाने का समय नहीं है, मुझे अभी भी बहुत कुछ करना है। माइकल ने अंदर से आह भरी और उन्हें वापस हाथ हिलाया। अगले ही पल सक्शन फोर्स ने माइकल को एवरलाइट से पीछे खींच लिया। एवरलाइट के उसकी नज़र से ओझल होने से एक पल पहले माइकल ने देखा कि एक भूतिया आकृति हजारों भुजाओं के साथ एवरलाइट के ऊपर मंडरा रही है। रानी, माइकल ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्योंकि उसके आसपास सब कुछ काला हो गया था। अंत में अन्य ब्रह्मांडों की उसकी यात्रा समाप्त हो गई। छाया क्षेत्र में केवल एक चीज बची थी, चाबी। दक्षिणी महाद्वीप पर लौटने से पहले माइकल का यही अंतिम गंतव्य था। हालांकि उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि छाया क्षेत्र में अपनी यात्रा के अंत में उसका क्या आश्चर्य होने वाला है। अध्याय 563, घातक घात। किसी के मुंह से निकले गम की तरह छाया क्षेत्र ने माइकल को थूक दिया। धमाका! माइकल ने सबरीना के बगल की दीवार पर इतनी जोर से मारा कि उसके कंधे की हड्डी टूट गई। भूत! सबरीना चौंक गई। एक पल भूत उसके साथ था और अगले ही पल वह विपरीत दिशा से उड़ता हुआ आया। उसने उसके कंधे से आने वाली कर्कश आवाज को सुनना नहीं छोड़ा। उसका पूरा दाहिना हाथ टेढ़ा लग रहा था, लेकिन जल्द ही यह अपनी सामान्य स्थिति में आने लगा। अभी क्या हुआ? सबरीना ने राक्षस की तलाश में इधर उधर देखते हुए घबराहट में फुसफुसाया, लेकिन सौभाग्य से उसने कोई पदचाप नहीं सुनी। माइकल के पेट में गड़गड़ाहट हुई क्योंकि सब कुछ धुंधला हो गया। आह! माइकल ने टूटे हुए कंधे के दर्द को सहते हुए अपने दांत पीस लिए। एपीडी के लिए धन्यवाद। उपचार औषधि ने पहले ही उसके हाथ को ठीक करना शुरू कर दिया था। उसने अपने बाएं हाथ से दीवार को पकड़ा और धीरे धीरे खुद को जमीन से उठाया। जबकि सबरीना उसे हैरान होकर देख रही थी, माइकल ने गहरी सांस ली। राक्षस! वह चला गया है। सबरीना ने राहत की सांस ली जब उसने कोने के चारों ओर देखा। चलो चलते हैं। माइकल ने आराम भी नहीं किया, बल्कि अपनी यात्रा जारी रखने के लिए कोने के चारों ओर चला गया। उसे लग रहा था कि यात्रा समाप्त होने वाली है। वह क्या बकवास था? सबरीना ने माइकल से पूछा। निश्चित रूप से एक पल में कुछ हुआ था और वह एक स्पष्टीकरण चाहती थी। तुम्हारा क्या मतलब है कि अभी क्या हुआ? मैं अभी राक्षस से मारा गया, माइकल ने झूठ बोला। एक सेकंड, मैं तुम्हारे साथ था और अगले किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे चितवे की गुड़िया की तरह इधर उधर फेंक दिया। माइकल ने उससे झूठ बोलते हुए अपनी पीठ तान दी। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए इससे पहले कि वह राक्षस आए, माइकल ने कहा। जब वे दूसरे ब्रह्मांड में गए तो उन्हें सबरीना को ये बताने की ज़रूरत नहीं थी कि राक्षस मर चुका है। हालांकि उनकी दुनिया के लोग दूसरे लोगों और दूसरी दुनियाओं में विश्वास करते थे, लेकिन उन्हें इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ दूसरे ब्रह्मांड भी हैं। यहाँ तक कि छाया लोग भी उनके लिए एक मिथक था, दूसरे ब्रह्मांडों की तो बात ही छोड़िए। माइकल इसे ऐसे ही रखना पसंद करता था। माइकल आखिरी चीज़ जो नहीं चाहता था वह ये थी कि नूह छाया लोक और दूसरे ब्रह्मांडों की जांच शुरू करे। सबरीना ने घोस्ट पर विश्वास किया क्योंकि उसकी बातें समझ में आती थीं। एवरलाइट से बाहर आने के बाद माइकल ने ज़्यादा बात नहीं की। इसके बजाय उसके दिमाग ने डॉन के आखिरी शब्दों को फिर से दोहराया और माइकल ने उन शब्दों का अर्थ समझने की कोशिश की। उसका क्या मतलब था? माइकल ने खुद से सवाल किया। माइकल के लिए सौभाग्य से हंटर ने छाया क्षेत्र में अधिकांश त्वचाहीन प्राणियों को साफ कर दिया। इस प्रकार उन्हें कोई प्राणी नहीं मिला। आखिरकार एक और घंटे तक चलने के बाद सबरीना के हाथ पर रून सामान्य से अधिक चमकीला हो गया और एक धीमी सीटी की आवाज़ निकली। भूत! सबरीना ने रून को दिल की तरह धड़कते हुए देखने के लिए अपना हाथ उठाया। मुझे लगता है कि हम कुंजी के करीब हैं, माइकल ने कहा। आगे बढ़ने के बजाय माइकल ने जल्दी से अपने ड्रोन को उनके सामने 2 शाखाओं में भेज दिया। हालांकि ड्रोन ने रास्तों में प्रवेश करने से इनकार कर दिया, जैसे कि एक अदृश्य ढाल उन्हें उड़ने से रोक रही हो। हमें क्या करना चाहिए? सबरीना ने पूछा। हम और क्या कर सकते हैं? माइकल ने अपना हाथ रास्ते की ओर बढ़ाया और देखा कि जब उसने उसका हाथ सही रास्ते की ओर इशारा किया तो रून और भी चमकने लगा। माइकल को अनजान रास्ते पर चलना पसंद नहीं था, यहाँ तक कि सिस्टम ने भी उसे निराश किया, ये कहते हुए कि इसका स्तर ऊर्जा कवच को तोड़ने के लिए बहुत कम है।
ये निश्चित रूप से एक जोखिम था, लेकिन माइकल के पास कोई विकल्प नहीं था। एथेरिया में उसने जो सीखा उसके अनुसार कुंजी रानी को अन्य ब्रह्मांडों के लिए पोर्टल खोलने दे सकती थी। माइकल ने बिंदुओं को जोड़ा और निष्कर्ष निकाला कि कुछ रानी को अन्य ब्रह्मांडों की यात्रा करने से रोक रहा था। हालांकि कुंजी कुछ ऐसी थी जो स्थिति को उसके पक्ष में सुधार सकती थी। अगर माइकल अपने लिए कुंजी ले सकता है तो वह भविष्य के खतरे को सफलतापूर्वक रोक सकता है। रानी को कुंजी प्राप्त करने से क्या रोक रहा है? माइकल ने खुद से पूछा। निश्चित रूप से उसके पास जगह जगह घूमने वाले गुर्गे थे, इसलिए अगर कुंजी यहाँ होती तो वह अपने लिए कुंजी लेने की कोशिश करती। लेकिन कुछ ने माइकल को बताया कि उसे अभी तक चाबी नहीं मिली है। हंटर के अनुसार वह भूल गया कि छाया क्षेत्र में त्वचाहीन प्राणियों को मारने के अलावा क्या हुआ था। माइकल ने यह भी सवाल करना शुरू कर दिया कि क्या चाबी अभी भी यहाँ है या नहीं। फिर भी सब कुछ के बावजूद वह खुश था कि वह छाया क्षेत्र में आया। अन्यथा वह अजाजल के लिए एक भौतिक शरीर भूत शील्ड प्राप्त नहीं कर सकता था और अपने साथी पृथ्वीवासी हंटर ब्लेड सहित नए लोगों से नहीं मिल सकता था। जब माइकल द्वीप से एवरलाइट से बाहर निकलने की अपनी यात्रा को याद कर रहा था तो उसने महसूस किया कि हवा अचानक ठंडी हो गई है। भूत सबरीना ने भी हवा में बदलाव को महसूस किया। वे दोनों जगह के चारों ओर देखने के लिए रुक गए। जहां तक वे देख सकते थे उनके चारों ओर अंधेरी दीवारों के अलावा कुछ नहीं था। माइकल ने अपने थर्मल विशन का उपयोग ये सुनिश्चित करने के लिए किया कि कोई भी उनके आसपास न हो और कुछ भी न देखें। चलो अपना पहरा बनाए रखें, माइकल और सबरीना ने सावधानी से कदम आगे बढ़ाए, किसी भी क्षण परेशानी की उम्मीद करते हुए। आसपास का वातावरण सामान्य से अधिक अंधेरा और उदास हो गया। जितना वे चलते थे हवा उतनी ही ठंडी होती जाती थी। एक समय पर माइकल ने उनके शरीर को गर्म रखने के लिए अपनी कीमिया लपटों को बुलाया, लेकिन क्योंकि माइकल को परेशानी की उम्मीद थी इसलिए उसने उड़ने और अपनी आँख ऊर्जा बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की। 1 घंटे बाद सबरीना की रोशनी पर रून ने एक मंद पन्ना हरा प्रकाश बिखेरना शुरू कर दिया। फिर से उन्होंने अपने सामने कोई शाखा मार्ग नहीं देखा, बल्कि एक मृतंत देखा। कोई रास्ता नहीं है, सबरीना फुसफुसाए, माइकल की कीमिया लपटों के करीब खड़े होकर। कुंजी यहीं कहीं होनी चाहिए। माइकल ने एक बार फिर किसी भी सुराग या जगह से बाहर कुछ खोजने के लिए चारों ओर देखा। वूश! अचानक हवा के एक तेज झोंके ने माइकल की कीमिया लपटों को बुझा दिया। लेकिन हालांकि उन्होंने हरी लपटें खो दी, सबरीना का रून उदास जगह को रोशन करने के लिए पर्याप्त रूप से चमक रहा था। वह क्या था? सबरीना ने घबराहट में इधर उधर देखा जब तक कि उसने कई मीटर आगे जमीन पर खून का धब्बा नहीं देखा। जब उसने घोस्ट को सूचित करने के लिए अपना सिर घुमाया तो उसने देखा कि उसकी नज़र पहले से ही खून के धब्बे पर टिकी हुई थी। वह धीरे धीरे खून के धब्बे की ओर बढ़ा। यह अभी भी गर्म है। माइकल ने बैठते हुए खून को छुआ और सबरीना को सूचित किया। इसका क्या मतलब है? सबरीना ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया और घबराहट में इधर उधर देखने लगी। वह अपने हाथ को ऐसे हिलाती रही जैसे उसका हाथ टॉर्च की रोशनी हो। मुझे इस बारे में बुरा लग रहा है, माइकल ने ज़मीन पर बड़े खून के धब्बे को देखते हुए खुद से कहा। माइकल खड़ा होने ही वाला था कि अचानक वह जगह लाल हो गई, जैसे कि उस पर कई लाल बत्तियां जल रही हों। क्रिंग! माइकल के गर्दन के बाल अचानक खतरे को भांपते हुए खड़े हो गए, लेकिन प्रतिक्रिया करने में बहुत देर हो चुकी थी। ऊर्जा से बने कई बेल्ट माइकल के चारों ओर लिपटे हुए थे और उसे अपनी बाहें हिलाने से रोक रहे थे। माइकल बेल्ट के खिलाफ छटपटाने लगा लेकिन असफल रहा। वे बहुत मजबूत थे। अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी वह अपनी बाहें 1 इंच भी नहीं हिला सका। उस समय कई आकृतियां पतली हवा से प्रकट हुईं और उन्हें घेर लिया। भूत! सबरीना ने माइकल पर झपटने की कोशिश की। धमाका! हवा के एक तेज झोंके ने सबरीना को पीछे की दीवार पर उड़ा दिया। वह दीवार पर गिर पड़ी और खून की खांसी करने लगी। टक्कर के कारण उसके हाथ में तलवार फिसल गई। माइकल सिस्टम को बुलाने की कोशिश करते हुए बेल्ट से टकराया। लानत है, सिस्टम, अब ऑफलाइन मत जाओ, माइकल अपने मन में चिल्लाया, सिस्टम को बुलाने की कोशिश कर रहा था। दूसरी ओर अधिक से अधिक लबादे वाले व्यक्ति हवा से प्रकट हुए और माइकल और सबरीना को घेर लिया। मेजबान के पास शापित जंजीरों को तोड़ने के लिए पर्याप्त बदमाश अंग नहीं है। सिस्टम के शब्दों ने माइकल के दिल की धड़कन को रोक दिया। सबरीना ने खुद को जमीन से उठाने के लिए संघर्ष किया और जब वह आखिरकार उठी तो एक लबादे वाले व्यक्ति ने उसके बालों को पकड़ लिया। उसने लड़ने की कोशिश की लेकिन लबादे वाले व्यक्ति ने बस उसके हाथ से तलवार को झटक दिया। हर एक लबादाधारी व्यक्ति ने आत्माशोधक की ऊर्जा विकीर्ण की और जिस व्यक्ति ने सबरीना को पकड़ा था वह फ्यूजन स्टेज स्तर पर था। लबादाधारी व्यक्ति ने उसे बिना किसी दया के बालों से घसीटा और माइकल के बगल में दीवार पर फेंक दिया। माइकल ने 11 लबादाधारी व्यक्तियों की गिनती की। एक फ्यूजन स्टेज पर था और बाकी सभी आत्माशोधन स्टेज पर थे। माइकल के पास उन्हें हराने का कोई रास्ता नहीं था।
माइकल ने गुर्राते हुए अपने शरीर की सारी ताकत का इस्तेमाल अपने आसपास की डोरियों को तोड़ने के लिए किया। अगर वह उन्हें तोड़ भी सकता था तो उसे नहीं पता था कि उस जगह से कैसे भागना है। जैसे ही वह गुर्राया, एक लबादाधारी व्यक्ति माइकल पर झपटा और उसका सिर दीवार पर दे मारा। खून बहने से माइकल का माथा फट गया। नतीजतन उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। न केवल डोरियों ने माइकल को अपने अंगों को हिलाने से रोका, बल्कि उन्होंने उसे मंत्र पढ़ने से भी रोका। दूसरे शब्दों में, डोरियों ने उसके शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को अवरुद्ध कर दिया। इस प्रकार उसे शक्तिहीन बना दिया। माइकल चाहे जितना भी छटपटाए, वह डोरियों को तोड़ नहीं सका। दूसरी ओर, लबादाधारी व्यक्ति जिसने सबरीना को दीवार पर फेंका, उसने बार बार उसके पेट में लात मारी जब तक कि वह और अधिक खून नहीं खांसने लगी। माइकल की हालत भी अच्छी नहीं थी क्योंकि उसके पीछे लबादाधारी व्यक्ति ने उसका सिर दीवार पर दे मारा। फिर भी एपीडी ने उसके रक्त प्रवाह में उपचार औषधि का इंजेक्शन लगाना जारी रखा, जिससे माइकल को बेहोश होने से बचाया जा सका। दुर्भाग्य से सबरिया को एपीडी नहीं था। काले लबादे वाली आकृति ने उसे तब तक लात मारी जब तक कि वह हिलना बंद नहीं हो गई। छोड़ो, उसे अकेला छोड़ दो, माइकल हकलाया। चालाक छोटा शैतान। माइकल ने फ्यूजन स्टेज स्तर पर काले रंग की आकृति से आती गहरी जानवर जैसी आवाज सुनी। पलक झपकते ही काला रंग माइकल के सामने प्रकट हुआ और माइकल की कलाई पकड़ ली। माइकल दर्द से कराह उठा क्योंकि काले रंग की आकृति ने उसकी कलाई को कुचल दिया, जिससे एपीडी नष्ट हो गया। अपनी जान की भीख मांगो, आकृति ने माइकल के खून से लथपथ चेहरे पर अपनी उंगली फेराई। क्यों तुम पहले ये तारें नहीं हटाते? माइकल ने गुर्राते हुए कहा। उसकी आंखों में डर का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। खून चूसने वाला। माइकल ने उस आकृति के चेहरे पर खून थूका और घायल जानवर की तरह दहाड़ा। अंधेरे आकृति ने अपना चेहरा काले लबादे से छिपा लिया, लेकिन माइकल की धुंधली दृष्टि के बावजूद उसने उसके मुंह से 2 लंबे नुकीले दांत निकलते हुए देखे। हमें नाइटवॉकर्स शब्द पसंद है। जैसे ही काले आकृति ने कहा, आकृतियों ने धीरे धीरे अपने लबादे हटाए, जिससे उनके नुकीले दांत और चेहरे दिखाई देने लगे। माइकल यह अनुमान भी नहीं लगा सका कि वे छाया क्षेत्र में कैसे प्रवेश करने में सफल रहे। अपने सभी प्रतिवादों के बावजूद उसे उनका आभास भी नहीं हुआ। माइकल के लिए एक बात पक्की थी, वह एक घातक सवारी के लिए तैयार था। फ्यूजन स्टेज के पिशाच की तिरछी ऑब्सीडियन आंखें थीं, जिनमें कटी हुई पुतलियां थीं जो डंठलों पर फैल सकती थीं। उसके मुंह में नुकीले दांत थे क्योंकि लाल बाल किसी और चीज से ज्यादा रीढ़ की हड्डी के समान थे। बाकी लंबे पतले पिशाचों से अलग उसका शरीर सुंदर था। तुमने हमारे भाइयों को मार डाला। पिशाच माइकल के करीब आया और माइकल के माथे से बहते खून को चाटा। जैसे ही उसने माइकल के खून का स्वाद चखा, वह चौंक गया। ये खून, वाह! पिशाच अवाक रह गया। मैंने कभी इतना शक्तिशाली खून नहीं चखा। शायद इसीलिए तुम साधना में इतने आगे हो। हर पिशाच माइकल के खून का स्वाद लेना चाहता था, लेकिन सौभाग्य से नेता ने उसका खून पीने से पहले माइकल को पीट पीट कर मार डालने का फैसला किया। नाइटवॉकर, काया तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छे हैं, माइकल ने गुर्राहट के साथ कहा। धमाका! माइकल के पीछे के पिशाच ने माइकल के सिर को फिर से दीवार पर पटक दिया। छोड़ दो उसे अकेला। सबरीना घोस्ट की ओर बढ़ी, लेकिन फ्यूजन स्टेज वैम्पायर ने उसके हाथ कुचल दिए। क्यों न हम अपना परिचय ठीक से दें? वैम्पायर की ठंडी आवाज उदास काल कोठरी में गूंज उठी। मैं ज़राथोर हूँ, कई बुजुर्गों में से एक। ज़राथोर ने माइकल को मुक्का मारा जैसे ही उसने अपना परिचय देना समाप्त किया और माइकल को उसकी गर्दन से जमीन से ऊपर उठा दिया। और तुम घोस्ट हो, वो इंसान जिसने हम में से एक को मार डाला। धमाका! ज़राथोर ने माइकल के चेहरे पर मुक्का मारा, जिससे माइकल की नाक तुरंत टूट गई। उस समय सबरीना ने खुद को संभालने के लिए संघर्ष किया, लेकिन दुर्भाग्य से ज़राथोर ने अपनी नज़र सबरीना की ओर घुमाई। रून-वाहक, ज़राथोर ने सबरीना को उसके चमकते हाथ से ज़मीन से उठाया। तुम्हें एक आखिरी काम करना है। ज़राथोर ने सबरीना को थप्पड़ मारा, जिससे वह लगभग बेहोश हो गई। उसने उसे दीवार के पास घसीटा और उसके चमकते हाथ को दीवार पर रख दिया। दीवार ने उसके हाथ को चुंबक की तरह खींचा। अपनी धुंधली दृष्टि से माइकल ने देखा कि दीवार हिंसक रूप से कांप रही थी। माइकल अभी भी अपनी दूसरी पहचान बताए बिना भागने का रास्ता तलाश रहा था। उसे यकीन नहीं था कि वह अपने डार्क लॉर्ड रूप में उन सभी को मार सकता है या नहीं। अगर कोई पिशाच जिंदा बच निकलता तो वह मुसीबत में पड़ जाता। उस समय पूरा स्काईहॉल और गार्जियन उसके दरवाजे पर होते, लेकिन उसे डार्क लॉर्ड बनने के अलावा कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था। पिशाच घोस्ट के रूप में लड़ने के लिए बहुत शक्तिशाली थे। कुछ क्षण बाद दीवार धीरे धीरे ढह गई, जिससे एक खाली खोखला दिखाई दिया। चाबी कहाँ है? ज़राथोर ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसने चाबी खोजने के लिए अपना हाथ खोखला के अंदर डाला, लेकिन कुछ नहीं मिला। हर किसी की तरह माइकल भी इस मोड़ से चौंक गया। सब कुछ संभालने के बाद उसे पता चला कि चाबी पहले ही किसी और ने ले ली थी।
हंटर का चेहरा माइकल की आंखों के सामने आ गया, लेकिन हंटर के शब्दों को याद करने के बाद माइकल को नहीं लगा कि हंटर ने चाबी ले ली है। चाबी कहाँ है? ज़राथोर ने अपनी नज़र सबरीना की ओर घुमाई। ज़राथोर ने सबरीना की गर्दन पकड़ी, उसकी गर्दन को दबाना शुरू कर दिया। उसका चेहरा धीरे धीरे बैंगनी हो गया क्योंकि वह हिंसक रूप से हवा के लिए हिल रही थी। सबरीना को धीरे धीरे मरते हुए देखकर पहली बार जब वे मिले, उनकी यात्रा और कैसे उसने उसे एक मुस्कान के साथ धन दिया, माइकल की आंखों में चमक उठी। सिस्टम, ऋण लें और तार तोड़ दें। भले ही मेजबान अधिकतम राशि का ऋण ले, फिर भी आपके पास तार तोड़ने के लिए अंक नहीं होंगे। ऋण लेना माइकल की रक्षा की अंतिम पंक्ति थी। सिस्टम के शब्दों को सुनने के बाद उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। मुझे पता है कि चाबी कहाँ है, माइकल हकलाया। जैसे ही ज़राथोर ने माइकल को सुना, उसने अपनी नज़र सबरीना से हटा ली। कहाँ? ज़राथोर ने पूछा। उसे अकेला छोड़ दो और मैं तुम्हें बता दूंगा। अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो मैं उसकी गर्दन तोड़ दूंगा। सबरीना को जाने देने के बजाय ज़राथोर ने उसे ऊपर उठा लिया। तुम उसके बिना चाबी नहीं पा सकते, माइकल अपने सिर में तीव्र दर्द के कारण मुश्किल से ये शब्द बोल पाया। आखिरकार ज़राथोर ने सबरीना की गर्दन पर से अपनी पकड़ ढीली कर दी। वह ज़मीन पर बेतहाशा सांस लेने के लिए तड़प रही थी। अब हमें बताओ, सिस्टम, क्या तुम हमें यहाँ से टेलीपोर्ट कर सकते हो? सिस्टम तुम्हारे चारों ओर शापित जंजीरों के साथ टेलीपोर्ट नहीं कर सकता। फिर से सिस्टम ने माइकल को निराश किया। सिर्फ एक ही बात, माइकल के द्वारा बनाई गई हर योजना उसके चारों ओर शापित जंजीरों के कारण विफल हो गई। उसे बताओ, माइकल के पीछे के पिशाच ने अपना धैर्य खो दिया। नतीजतन उसने माइकल के घुटने पर लात मारी। माइकल दर्द से कराह उठा और सच कहूं तो वह जोर से चीखना चाहता था। पिशाच ने एक ही लात से उसका घुटना चकनाचूर कर दिया। दर्द बहुत ज्यादा था। हालांकि पिशाच उसके घुटने तोड़ने से नहीं रुका। इसके बजाय पिशाच ने उसे पीठ पर लात मारी और माइकल जमीन पर इतनी जोर से गिरा कि उसका घुटना टूट गया जा बढ़ा। चाबी कहाँ है? ज़राथोर ने माइकल के चेहरे पर अपना बूट रखा, उसका चेहरा फर्श पर दबाया। उसे जाने दो। सबरीना ने खुद को संभालने की कोशिश की और उसने अपने शरीर में बची हुई सारी ताकत जुटाकर ऐसा किया। इन दोनों को देखो, खेल खेल रहे हैं। ज़राथोर ने शैतानी हंसी में ठहाका लगाया। उसके पास एक रून है और उसके पास मीठा स्वर्गीय खून है। मैं उलझन में हूं कि तुम्हें पहले किसको मारूं। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम दोनों को चाबी के बारे में कुछ पता नहीं है। ज़राथोर ने भौहें सिकोड़ी। मैंने कहा। सबरीना ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। उसे जाने दो। ज़राथोर को छोड़कर किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि सबरीना अचानक ज़राथोर पर झपट पड़ेगी। उसने समय रहते प्रतिक्रिया की और सबरीना को उसकी गर्दन से पकड़ लिया। उस समय माइकल उसके बूट के नीचे था और सबरीना उसके हाथ में थी, अपनी जान के लिए लड़ रही थी। लेकिन चाहे उसने ज़राथोर के हाथ पर कितनी भी जोर से मारा हो, उसने उसे जाने नहीं दिया। जब ज़राथोर माइकल को अपने जूतों से कुचल रहा था, तभी एक और पिशाच अचानक प्रकट हुआ और ज़राथोर की ओर दौड़ा। माइकल ने देखा कि पिशाच ज़राथोर के कान में कुछ फुसफुसा रहा था। आदेश सीधे ऊपर से आया है, ज़राथोर ने पिशाच से पूछा, जबकि काली आकृति ने सिर हिलाया। बाद वाले ने माइकल और सबरीना को भी नहीं देखा। क्या अफसोस है, ज़राथोर ने आह भरी। ठीक है, एक आदेश है। हालांकि मैं चुनने में अच्छा नहीं हूं। ज़राथोर ने एक पल के लिए सबरीना और माइकल दोनों को देखा। फिर जब वह पीछे हटा तो दूसरे पिशाच ने माइकल को उसकी गर्दन से ज़मीन से उठा लिया। तो मैं दुविधा में हूं। ज़राथोर ने अपने नाश्ते के पीछे अपना हाथ रखा और बाएं दाएं चलना शुरू कर दिया। मेरे पास अच्छी और बुरी खबर है। पहले अच्छी खबर, सौभाग्य से मेरे वरिष्ठ चाहते हैं कि मैं आप में से किसी एक को जीवित छोड़ दूं ताकि आप बाहर जाएं और दुनिया को बताएं कि नाइटवॉकर्स के साथ खिलवाड़ न करें, ज़राथोर ने कहा। जो मुझे बुरी खबर पर ले जाता है। आप में से किसी एक को जीवित छोड़ने का मतलब है कि आप में से किसी एक को मरना होगा। यही कारण है कि मैं मुश्किल में हूं। ज़राथोर ने माइकल की ओर अपनी उंगली उठाई। तुम्हारे पास एक स्वादिष्ट मीठा खून है जो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं चखा। फिर उसने सबरीना की ओर अपनी उंगली उठाई। तुम्हारे पास रून है जो शायद भविष्य में हमें चाहिए। ज़राथोर ने अपनी ठुड्डी रगड़ी, उलझन में होने का नाटक करते हुए। तो मुझे किसे जीवित रहने देना चाहिए? भूत। जैसे ही ज़राथोर अपनी ठुड्डी रगड़ रहा था, सबरीना ने घोस्ट की ओर देखा। उसकी आंखों में बहता खून अभी भी उसकी दृष्टि को धुंधला कर रहा था, फिर भी वह सबरीना के आंसू को स्पष्ट रूप से देख सकता था। स्थिति के बावजूद वह गर्मजोशी से मुस्कुराने में कामयाब रही। धन्यवाद, सब कुछ के लिए धन्यवाद। सबरीना को अचानक मुस्कुराते हुए और घोस्ट से बात करते हुए देखकर ज़राथोर और सभी पिशाचों ने सबरीना पर अपनी नज़रें गड़ा दीं। यह मेरी गलती है। मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें ये सब सहना पड़ा, उसने गले में गांठ से लड़ते हुए कहा। उसके आंसू बांध से टूटते हुए बाढ़ की तरह बह निकले। मेरे परिवार को बता देना कि मैं कायर नहीं मरा। सब
सब्या, माइकल अपने टूटे जबड़े के कारण उसका नाम भी ठीक से नहीं बोल पाया। उस समय माइकल के ललाट की हड्डी टूट गई थी, घुटना टूट गया था और जबड़ा भी टूट गया था। अगर वह तार भी तोड़ देता तो भी वह कई उपचार औषधियों को पिए बिना नहीं लड़ पाता। जब मैंने अपने भाई से मुझे बचाने के लिए प्रार्थना की तो तुम मेरे सामने प्रकट हो गए। माइकल के नियंत्रण से बाहर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली, ये जानते हुए कि वह क्या करने वाली थी। ये स्पष्ट था कि वह खुद को मारने की योजना बना रही थी ताकि पिशाच उसे जीवित रहने दें। हालांकि कोई भी पिशाचों पर कैसे विश्वास कर सकता था। माइकल ने अपने जीवन में पहले कभी इस तरह से खुद को इतना शक्तिहीन महसूस नहीं किया था। अगर वह खुद को डार्क लॉर्ड में बदल लेता तो सबरीना उसके बारे में सच्चाई जान जाती। अगर वह ऐसा नहीं करता तो वह उसके लिए मर जाती। क्यों? माइकल वास्तव में आश्चर्यचकित था कि सबरीना उसके लिए खुद को बलिदान क्यों करना चाहती थी। वह नूह या उसका परिवार नहीं था, इसके बजाय वह उसके लिए एक अजनबी था। वे व्यवहारिक रूप से कुछ घंटे एक साथ बिताते हैं। फिर भी सबरीना ने खुद को मारने के लिए तैयार किया ताकि माइकल जीवित रह सके। दूसरी ओर पिशाचों ने अपने चेहरे पर खुशी भरी मुस्कान के साथ उसके दर्द को देखा। उन्होंने सबरीना की पीड़ा का आनंद लिया। नूह, अगर वह जानता तो वह मुझे मार देता, सबरीना ने एक दुखी मुस्कान दी। उसके बचपन की छवियां, उसके परिवार के साथ बिताए समय और उसकी खुशियां उसकी आंखों में चमक उठीं। लेकिन मेरे जीवन के अंतिम क्षणों में मेरे लिए सबसे बड़े भाई होने के लिए धन्यवाद, सबरीना ने धीरे से माइकल से कहा। जब वह असहाय और हताश थी तो घोस्ट ही एकमात्र व्यक्ति था जो उसकी मदद के लिए आया था। थोड़े समय में उसने उसकी देखभाल ऐसे की जैसे वह उसकी छोटी बहन हो। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। उसके लिए वह एक महान गुरु और भाई था। वह बस चाहती थी कि वह उसके साथ थोड़ा और समय बिता सके। माइकल ने घबराहट में छटपटाया, लेकिन उसे एक सौम्य मुस्कान देते हुए उसने जमीन पर पैर पटक दिया, तलवार पकड़ी और खुद को उससे मार लिया। खुद को सीने में घोंपने के बाद वह धीरे धीरे जमीन पर गिर गई। माइकल के आसपास सब कुछ रुक गया। वह अपनी आंखें उसके मुस्कुराते चेहरे से हटा नहीं सका। माइकल के पैर थक गए और वह घुटनों के बल गिर गया। अलविदा, सबरीना ने अपनी आंखें बंद करने से पहले फुसफुसाते हुए कहा, अंधेरे को गले लगाते हुए। लानत है, ज़राथोर ने ताली बजाते हुए और हंसते हुए चिल्लाया। वह महाकाव्य था, उसने उसके लिए खुद को बलिदान कर दिया। मुझे लगा कि ऐसा केवल मानवीय कहानियों में ही होता है, माइकल ने ज़राथोर को हंसते हुए सुना। यह अंधेरा है, ज़राथोर की हंसी दीवारों के माध्यम से गूंज उठी जब माइकल ने सबरीना के मृत शरीर को देखा। अध्याय 565, डार्क लॉर्ड का खुलासा। जब सबरीना की धड़कन रुकी तो माइकल का गुस्सा उसके भीतर फूट पड़ा। सिस्टम, मेरे पास जो कुछ भी है उसका इस्तेमाल करो और पिशाचों को इस जगह से जाने से रोको, माइकल ने अपने मन में सिस्टम से कहा। हाँ होस्ट, सिस्टम ने कोई शब्द बोलने की हिम्मत नहीं की। यह माइकल से भयभीत लग रहा था और ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि पिशाचों ने माइकल की सीमा को तोड़ दिया था। माइकल ने उसके चेहरे को छूने की कोशिश की लेकिन वह नहीं कर सका। इस बीच पिशाच पूरे दिल से हंसे क्योंकि उनकी दुष्ट हंसी कालकोठरी में गूंज रही थी। उन्होंने केवल एक को जीने के लिए कहा था, है न? ज़राथोर ने अपने होंठ चाटे और हवा में गहरी सांस ली। माइकल के खून की गंध ने पिशाच को मोहित कर लिया। ज़राथोर माइकल की ओर चला गया और अधिक खून की लालसा कर रहा था। लेकिन जैसे ही वह माइकल के पास पहुंचा, कालकोठरी और अधिक अंधेरी होने लगी। इसके अलावा खामोश छाया क्षेत्र अचानक गड़गड़ाहट भरी गड़गड़ाहट से भर गया। उनके चेहरों पर मुस्कान तुरंत गायब हो गई। लाल रंग का वातावरण धीरे धीरे उदास काले और सफ़ेद रंग में बदल गया। क्या हो रहा है? ज़राथोर ने भ्रमित चेहरे के साथ चारों ओर देखा। सभी पिशाच ये देखने के लिए अपने सिर इधर उधर घुमा रहे थे कि क्या हो रहा है, जब तक कि उन्होंने घोस्ट को घेरते हुए काले बादल को नहीं देखा। माइकल ने धीरे धीरे खुद को संभाला क्योंकि काला बादल इतना घना हो गया कि पिशाच अब उसका चेहरा नहीं देख पा रहे थे। माइकल की भयानक दहाड़ सुनकर पिशाच पीछे हट गए। शापित जंजीरों को धीरे धीरे टूटता देख ज़राथोर सदमे में था। कुछ ही क्षणों में माइकल के चारों ओर बंधी जंजीरें पूरी तरह से टूट गईं। चिपक जाओ, चिपक जाओ, चिपक जाओ। अरे वाह, ज़राथोर ने एक कदम पीछे हटते हुए महसूस किया कि क्या हो रहा था। चूंकि क्लाउड ऑफ डार्कनेस ने कमज़ोर इरादों वाले दुश्मनों को हिम्मत हारने और आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया था, इसलिए कुछ पिशाच कांपने लगे। डेथ रेंज और क्लाउड ऑफ डार्कनेस के कारण जगह लगभग काली हो गई। माइकल ने पीछे हटने से मना नहीं किया। उसने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अपने शस्त्रागार में मौजूद हर मंत्र को सक्रिय कर दिया। इसके अलावा उसके गुस्से ने उसकी शक्ति को अगले स्तर तक पहुंचा दिया। उस पल उसकी शक्ति फ्यूजन स्टेज लेवल 2 कल्टीवेटर के बराबर थी। दूसरे शब्दों में वह और ज़राथोर एक ही स्तर पर थे। तुम डार्क लॉर्ड हो, ज़राथोर ने बड़बड़ाते हुए कहा।
आखिरी में पहुंचे पिशाच ने टेलीपोर्ट करके जगह छोड़ने की कोशिश की। वे सभी टेलीपोर्टर का उपयोग करके शैडो रियल में पहुंचे। यही कारण था कि माइकल ने उन्हें नहीं देखा और न ही उन्हें आते देखा। हालांकि माइकल ने सिस्टम की मदद से जगह को बंद कर दिया। इसकी कीमत माइकल को 200,000 बदमाश अंक चुकाने पड़े, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की। माइकल ज़राथोर से कई मीटर पीछे पिशाच पर टूट पड़ा। शिट! पिशाच का दिल धड़क उठा। पिशाच ने अपनी कमर पर लटके खंजर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन माइकल ने पिशाच की छाती पर मुक्का मारा। पुलच! माइकल का हाथ पिशाच की पीठ से बाहर आते ही पिशाच चौंक गए। चूंकि माइकल ने खुद को डार्क फायर से ढक लिया था, इसलिए पिशाच का कवच उसकी रक्षा नहीं कर सका। डिंग! पिशाच को मारने के लिए मेजबान को बधाई। इनाम 300,000 अनुभव अंक और 5,000 बदमाश अंक हैं। माइकल ने अपने भालू के हाथ से पिशाच के धड़कते दिल को कुचल दिया। इस भयानक दृश्य ने पहले से ही भयभीत पिशाचों को और भी अधिक प्रभावित कर दिया। इससे पहले कि पिशाच प्रतिक्रिया कर पाते, माइकल ने दूसरे पिशाच पर हमला कर दिया। धमाका! माइकल ने वैम्पायर के सिर पर वार किया, जिससे वैम्पायर विकृत हो गया। फिर माइकल ने अपने नंगे हाथों से वैम्पायर का गला खींच लिया। हालांकि इससे वैम्पायर नहीं मरा। उसका गला पकड़ते हुए वैम्पायर गुर्राया, जबकि माइकल ने वैम्पायर के सिर को पकड़ा और उसके सिर को काली लपटों से जला दिया। डिंग! वैम्पायर को मारने के लिए होस्ट को बधाई। इनाम 300,000 अनुभव अंक और 6,000 बदमाश अंक है। लेवल अप करने के लिए होस्ट को बधाई। वर्तमान स्तर आत्मा शोधन चरण स्तर 7 है। लेवल अप करने के बाद माइकल की शक्ति आसमान छूने लगी, क्योंकि अधिक से अधिक वैम्पायर अंधेरे के बादल से प्रभावित होने लगे। हालांकि उनमें से कुछ अपने सदमे से बाहर निकले और माइकल पर विभिन्न गति मंत्रों का प्रयोग करते हुए टूट पड़े। माइकल ने वैम्पायर को जलाने के लिए अपने चारों ओर काली लपटों का घेरा बनाने के लिए बसाक की अंगूठी डाली। वैम्पायर ने तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए उन्हें एक पारदर्शी रक्त लाल ऊर्जा ढाल से ढक दिया। अपनी ढालों के बावजूद काली लपटों ने उनकी त्वचा को जला दिया। कालकोठरी में हवा में जलते हुए मांस की बदबू के कारण पिशाच पीड़ा में चिल्लाने लगे। शिट! ज़राथोर ने अपने मुख्यालय में वापस टेलीपोर्ट करने की कोशिश की। पिशाचों ने डार्क लॉर्ड को कम आंकने की हिम्मत नहीं की, इसलिए अकेले उससे लड़ने के बजाय ज़राथोर ने अपने मुख्यालय से वापस ऊपर जाने की कोशिश की। फिर भी चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह खुद को टेलीपोर्ट नहीं कर सका। उस समय पिशाचों ने माइकल पर कई रक्त किरणें फेंकी। चिपको! चिपको! माइकल ने जल्दी से अपना हाथ उठाया, अपनी ढाल निकाली और किरणों को रोक दिया। ढाल के हल्के होने के बावजूद इसने सभी हमलों को रोक दिया। रक्त किरणों को रोकते समय माइकल ने अपनी नज़र उस पिशाच पर टिका दी जिसने पहले अपना सिर दीवार से टकराया था। पिशाच को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई जब उसने डार्क लॉर्ड का सिर अपनी ओर मुड़ते देखा। जब माइकल उसके सामने आया तो उसने एक आंख भी नहीं झपकाए। माइकल खुद को पूरी तरह से धकेल रहा था। इस प्रकार वह तेजी से उस बिंदु पर पहुंचा जहां वह छवियों के बाद गया था। हालांकि पिशाच और माइकल एक ही साधना चरण में थे, लेकिन अंधकार और क्रोध ने उसे उनसे कई गुना अधिक शक्तिशाली बना दिया। माइकल आखिरकार एक देवता था। पिशाचों के पास कोई जादू करने या उस पर हमला करने का भी समय नहीं था। धमाका! माइकल ने पिशाच को उसी दीवार पर घसीटा जिस पर पिशाच ने अपना सिर पटका था और बदला चुकाया था। आमतौर पर माइकल अपने दुश्मनों को जल्दी खत्म कर देता था, लेकिन अब वह चाहता था कि वे सबरीना को मारने के लिए पीड़ित हों। ज़राथोर ने माइकल को दीवार पर निर्दयता से पिशाच के सिर को तब तक पटकते देखा जब तक कि सिर खूनी गूदे में नहीं बदल गया। डिंग! पिशाच को मारने के लिए मेजबान को बधाई। इनाम 300,000 अनुभव अंक और 6,000 बदमाश अंक है। ज़राथोर ने आखिरकार दूर जाने की कोशिश करना छोड़ दिया और डार्क लॉर्ड पर हमला करने का फैसला किया। वह बिजली की गति से माइकल पर टूट पड़ा, लेकिन माइकल पहले ही दूसरे लक्ष्य पर चला गया था। माइकल के अत्यधिक क्रोध के बावजूद उसने क्रोध को अपनी आंखों पर हावी होने से रोका। वह ज़राथोर को निशाना बनाने से पहले जितना संभव हो सके उतना शक्तिशाली बनना चाहता था। इसलिए माइकल ने एक एक करके आत्मा शोधन चरण के पिशाचों को चुना। डिंग! पिशाच को मारने के लिए होस्ट को बधाई। इनाम है 300,000 अनुभव अंक और 6,000 बदमाश अंक। डिंग! पिशाच को मारने के लिए होस्ट को बधाई। इनाम है 300,000 अनुभव अंक और 6,000 बदमाश अंक। माइकल ने पलक झपकते ही 2 और पिशाचों के सिर कुचलकर उन्हें मार डाला। मेजबान को लेवल अप करने के लिए बधाई। वर्तमान स्तर सोल रिफाइनिंग स्टेज लेवल 8 है। कुछ ही पलों में माइकल ने 12 पिशाचों में से 5 को मार डाला और लगभग फ्यूजन स्टेज लेवल 4 योद्धा जितना शक्तिशाली बन गया। अचानक माइकल ने अंधेरे आसमान की ओर देखा और इतनी दहाड़ लगाई कि पूरा कालकोठरी कांप उठा। बिना किसी मॉड्यूलेटर का उपयोग किए उसका वॉइस राक्षसी हो गया।
एज तब तक दहाड़ता रहा जब तक दीवारें टूटने नहीं लगीं और पिशाच अपने कानों को ढकते हुए जमीन पर गिर पड़े। कुछ पिशाचों के कान और आंखों से खून भी बह गया। जब माइकल ने दहाड़ना बंद कर दिया तो ज़राथोर को लगा कि जैसे कोई तूफान उनके पास से गुजर गया हो। उसने डार्क लॉर्ड को भारी सांस लेते देखा और हर बार जब उसकी छाती ऊपर उठती तो जगह और भी अंधेरी हो जाती। तुम, डार्क लॉर्ड ने ज़राथोर की ओर अपनी उंगली उठाई। ज़राथोर ने गहरी सांस ली और उस पर झपटा। माइकल ने खुद को डार्क फ्लेम्स से ढक लिया जबकि ज़राथोर ने खुद को ब्लड शील्ड से ढक लिया। जब वे दोनों आपस में भिड़ गए तो शॉक वेव ने पिशाचों को दीवारों पर उड़ा दिया। माइकल ने आग की अंगूठी डालते समय डार्क फ्लेम्स से जले पिशाचों की ओर बिजली के कई बोल्ट भेजे। दुर्भाग्य से वे पहले से ही मौत के कगार पर थे, इसलिए बिजली के बोल्ट के टकराने पर वे तुरंत मर गए। डिंग, पिशाच को मारने के लिए होस्ट को बधाई। इनाम 300,000 अनुभव अंक और 6000 बदमाश अंक है। डिंग, पिशाच को मारने के लिए होस्ट को बधाई। इनाम 300,000 अनुभव अंक और 6000 बदमाश अंक है। मेजबान को लेवल अप करने के लिए बधाई। वर्तमान स्तर आत्मा शोधन चरण स्तर 9 है। यदि वर्तमान चरण पर्याप्त नहीं था तो माइकल ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कई बरसकर गोलियां खा लीं। तलवारों का उपयोग करने के बजाय माइकल ने डूमरिंगर निकाला और जितनी जल्दी हो सके ज़राथोर पर वार किया। बाद वाला चौंक गया क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि डार्क लॉर्ड युद्ध के हथौड़े का उपयोग करके लड़ेगा। ज़राथोर ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया क्योंकि उसके सामने एक रक्तधारा प्रकट हुई जिसने उसे युद्ध के हथौड़े से बचाया। हालांकि उसने डार्क लॉर्ड को एक बार फिर अपनी नज़रों से ओझल होते नहीं देखा। धमाका, माइकल ने पिशाच के सिर पर कयामत लाने वाला हथियार लाद दिया। ज़राथोर माइकल पर टूट पड़ा ताकि वह अपने और भाइयों को न मार सके। फिर भी माइकल ने पहले ही 2 और पिशाचों के सिर कयामत लाने वाले हथियार से कुचलकर उन्हें मार डाला था। डिंग, पिशाच को मारने के लिए मेज़बान को बधाई। इनाम है 300,000 अनुभव अंक और 6000 बदमाश अंक। डिंग, पिशाच को मारने के लिए मेज़बान को बधाई। इनाम है 300,000 अनुभव अंक और 6000 बदमाश अंक। स्तर बढ़ाने के लिए मेज़बान को बधाई। वर्तमान स्तर आत्मा शोधन चरण स्तर 10 है। उस समय कालकोठरी में केवल 3 पिशाच बचे थे जिनमें ज़राथोर भी शामिल था। तुम्हारे जैसा दुख किसी को नहीं सहना पड़ता, माइकल ने ज़राथोर पर गुर्राते हुए कहा और अपने हाथ ऊपर उठाए क्योंकि शेष 2 पिशाच जमीन से उठने लगे थे। वे धीरे धीरे माइकल की ओर तैरने लगे जबकि ज़राथोर ने अपनी आंखें बंद करके खून से बने एक बड़े लाल चक्र को बुलाया। जाओ, ज़राथोर ने माइकल पर चक्र चलाया जबकि माइकल ने अंधेरे के साथ मिश्रित हवा का एक शक्तिशाली झोंका भेजा जिससे चक्र हवा में ही रुक गया। क्षणिक ठहराव ने माइकल को शेष 2 पिशाचों को मारने के लिए पर्याप्त समय दिया। उसने पहले उन्हें डार्क फ्लेम का उपयोग करके जला दिया ताकि वे कोई जादू न कर सकें। फिर उसने अपनी पूरी ताकत का उपयोग करते हुए डूम ब्रिंगर से उनके सिर पर प्रहार किया। डिंग, पिशाच को मारने के लिए होस्ट को बधाई। इनाम है 300,000 अनुभव अंक और 8000 बदमाश अंक। डिंग, पिशाच को मारने के लिए होस्ट को बधाई। इनाम है 300,000 अनुभव अंक और 20,000 बदमाश अंक। अगले चरण फ्यूजन चरण तक पहुंचने के लिए होस्ट को बधाई। अध्याय 566 परम रहस्योद्घाटन। ज़राथोर को छोड़कर हर एक पिशाच को मारने के बाद माइकल आखिरकार फ्यूजन स्टेज पर पहुंच गया था और फ्यूजन स्टेज तक पहुंचने वाला सबसे कम उम्र का साधक बन गया था। पूरी दुनिया में किसी ने भी इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की, यहाँ तक कि लैला या विक्टोरिया, थूसिया की राजकुमारी भी नहीं। कम उम्र में फ्यूजन स्टेज पर पहुंचकर माइकल ने भविष्य में अमर बनने का मौका पक्का कर लिया। हालांकि उस समय उसके दिमाग में ज़राथोर को मारने और सबरीना के साथ जो उसने किया उसके लिए उसे सजा देने के अलावा कुछ नहीं था। सच कहूं तो माइकल ने अपने जीवन में पहले कभी इतना गुस्सा महसूस नहीं किया था, तब भी नहीं जब स्पेक्टर और उसके छात्रों ने माइकल के अनाथालय में सभी को मार डाला था। जब उसने महसूस किया कि सबरीना की दिल की धड़कन रुक गई है तो उसका गुस्सा उसके भीतर फूट पड़ा। जब माइकल सोल रिफाइनिंग स्टेज पर था तो ज़राथोर के पास डार्क लॉर्ड के खिलाफ एक मौका हो सकता था। अब वह माइकल के सामने वध किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे एक मेमने की तरह था। माइकल ने अपने कवच के भीतर माइक्रोट्यूब में जमा सभी भयविष को छोड़ दिया क्योंकि भयविष धीरे धीरे ज़राथोर के रक्त प्रवाह में प्रवेश कर गया। इसके अलावा माइकल ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश की। द डार्क लॉर्ड, ज़राथोर ने अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाया क्योंकि डर ने धीरे धीरे उसके दिल को जकड़ लिया। तुमने अभी अपनी तरह के भाग्य को सील कर दिया है, माइकल ने ज़राथोर को धमकी दी। अपने लाइटनिंग डैश मंत्र का उपयोग करके ज़राथोर पर हमला करने के बजाय माइकल धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। ब्लड बीम, रैज चक्र, लाइफ सकर। ज़राथोर ने माइकल को रोकने और मारने के लिए एक के बाद एक मंत्र डाले, लेकिन माइकल ने घोस्ट शील्ड और रिस्पॉन्सिव शील्ड का उपयोग करके मंत्रों को विक्षेपित कर दिया।
बेशक कुछ मंत्रों ने माइकल को मारा और उसे खून बहने लगा, लेकिन वह इतना उग्र था कि उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। जैसे ही डार्क लॉर्ड ज़राथोर के पास पहुंचा, उसने ऐसे मंत्र डालना बंद कर दिया जिन्हें डालने में बहुत अधिक समय लगता था और जल्दी जल्दी मंत्र डालना शुरू कर दिया। उस समय माइकल पर ज़राथोर की भुजाओं से निकले खून से बने तीरों की बौछार की गई। हालांकि प्रतिक्रियाशील ढाल तीरों को पूरी तरह से रोक नहीं पाए, लेकिन इसने तीरों की अधिकांश ऊर्जा को अवशोषित कर लिया और उन्हें कमज़ोर कर दिया। इस प्रकार भूत ढाल से बच निकले तीर माइकल को छू गए। परिणामस्वरूप उसके शरीर पर कई कट और चोटें हैं। डिंग! एक तीर माइकल के चेहरे पर लगा और उसके खोपड़ी के मुखौटे का एक टुकड़ा उड़ गया, जिससे माइकल का आधा चेहरा उजागर हो गया। सब कुछ होने के बावजूद माइकल तीरों की बारिश के बीच ज़राथोर के पास पहुंचा। माइकल पर हर तरफ से सैकड़ों तीर बरस रहे थे। अगर जादू किसी और पर डाला जाता तो वे तीरों से छलनी हो जाते और खूनी गूदा बन जाते। फ्यूजन स्टेज कल्टीवेटर की शक्ति कोई मजाक नहीं थी, क्योंकि फ्यूजन स्टेज कल्टीवेटर द्वारा जादू डाले जाने पर सबसे कमज़ोर युद्ध मंत्र भी घातक हो सकता था। तीरों की बारिश के बीच माइकल आखिरकार ज़राथोर के सामने पहुंचा और उसकी गर्दन पकड़ ली। अब स्थिति बदल गई जब माइकल ने ज़राथोर का गला दबा दिया। इसके बाद माइकल ने अपना दूसरा हाथ उठाया और ज़राथोर के नुकीले दांत को चुटकी में दबा लिया। माइकल द्वारा अपने नंगे हाथ से उसका नुकीला दांत बाहर निकाले जाने पर पिशाच हिंसक रूप से छटपटाया। ज़राथोर माइकल के हाथ में बेचैनी से छटपटाया। पिशाच जोर से चिल्ला नहीं सकता था क्योंकि माइकल का हाथ उसकी गर्दन के चारों ओर था। अन्यथा ज़राथोर की चीख कालकोठरी में गूंज जाती। जब ज़राथोर पीड़ा में छटपटा रहा था, माइकल ने अपना दूसरा नुकीला दांत निकाला। धमाका! अपना दूसरा और आखिरी नुकीला दांत निकालने के बाद माइकल ने ज़राथोर के मुंह पर मुक्का मारा, जिससे उसके सारे दांत टूट गए। आमतौर पर माइकल पिशाच से उनके मुख्यालय का स्थान, चाबी के बारे में अधिक जानकारी और उन्हें किसने भेजा, ये जानने के लिए पूछताछ करता। हालांकि उस समय माइकल पूछताछ के मूड में नहीं था, बल्कि यातना के मूड में था। फिर भी उसके दिमाग के एक कोने ने उसे ज़राथोर के हाथ में अंगूठी लेने के लिए कहा। हाथ हटाने के बजाय माइकल ने ज़राथोर की बीच वाली उंगली तोड़ दी और उंगली को उसके हाथ से पूरी तरह से अलग कर दिया। माइकल ने फिर ज़राथोर को दूसरी तरफ दीवार पर फेंकने से पहले खून से सनी उंगली को अपने सिस्टम स्टोरेज में रख लिया। धमाका! ज़राथोर बिना लंगर के पतंग की तरह दीवार की ओर उड़ गया। डर के विष ने ज़राथोर के लिए सोचना मुश्किल कर दिया। उसका दिमाग चकरा गया क्योंकि माइकल ने डूम ब्रिंगर की ओर अपना हाथ बढ़ाया जो उससे कई मीटर दूर जमीन पर पड़ा था। उसने डूम ब्रिंगर के चारों ओर हवा के तत्व को नियंत्रित किया और युद्ध के हथौड़े को अपनी बाह में उड़ा दिया। माइकल ने अपने और ज़राथोर के बीच पिशाच पर कदम रखा, पिशाच के सिर को अपने पैरों के नीचे कुचल दिया। माना कि कालकोठरी आमतौर पर अंधेरी और उदास रहती थी, फिर भी यह उस पल से ज़्यादा अंधेरी और उदास कभी नहीं रही थी जब माइकल अपने हाथ में डूम ब्रिंगर लेकर ज़राथोर के पास पहुंचा। टेलीपोर्ट, टेलीपोर्ट, मुझे दूर टेलीपोर्ट करो, ज़राथोर अपने मन में चिल्लाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, चाहे उसने कितनी भी बार अपने गुर्गों को उसे दूर टेलीपोर्ट करने का आदेश दिया हो। उसने जल्दी से जादू करने के लिए अपना हाथ उठाया। रक्त! हालांकि उसका जादू करना अचानक रुक गया क्योंकि बिजली का एक बोल्ट सीधे उसके कंधे से होकर गुजरा। ब्लू! एक और बिजली का बोल्ट दूसरे कंधे में जा लगा, जिससे उसका जादू कम हो गया। रुको, सुनो! ज़राथोर ने डार्क लॉर्ड के क्रोध से बचने के लिए उसके साथ सौदा करने की कोशिश की, लेकिन बेशक ये काम कर जाता अगर ज़राथोर ने सबरीना को खुद को मारने के लिए मजबूर न किया होता। बूम! एक शक्तिशाली हवा के झोंके ने ज़राथोर को दूसरी तरफ की दीवार से टकरा दिया। धमाका! ज़राथोर दीवार से टकराया, लेकिन ज़मीन पर गिरने से पहले हवा के एक और झोंके ने उसे दूसरी दीवार पर गिरा दिया। हवा के झोंके ने ज़राथोर को एक चित्रे वाली गुड़िया में बदल दिया, जो इधर उधर उड़ रहा था। आकाशीय ऊर्जा और डार्क लपटों द्वारा संचालित हवा के झोंके में ज़राथोर के शरीर की कई हड्डियां टूटने के लिए पर्याप्त बल था। जब ज़राथोर आखिरकार एक गुड़िया की तरह दीवारों में धंसने के बाद ज़मीन पर गिरा, तो उसका दाहिना हाथ और बायां पैर टेढ़ा लग रहा था। अगर वैम्पायर की पुनर्जीवित करने की क्षमता न होती, तो ज़राथोर अब तक मर चुका होता। हालांकि उसका उपचार माइकल द्वारा उसकी दिशा में भेजी गई हवा के झोंकों के साथ मिश्रित डार्क फ्लेम्स ने उसकी क्षमता को बाधित कर दिया। माइकल ने देखा कि ज़राथोर के शरीर में घाव धीरे धीरे बंद हो रहे हैं और उसने अपने हाथ में काली लौ की एक गेंद बना ली। ज़राथोर को अपने हाथ के ऊपर नाचती हुई काली लपटों को देखकर ठंड लग रही थी। अपने 200 साल के जीवन में उसने कभी इतनी शक्तिशाली अशुभ लौ नहीं देखी थी। कोई उपचार नहीं, माइकल ने काली लपटों का एक विस्फोट भेजा, जिसने ज़राथोर के कपड़ों और त्वचा को झुलसा दिया। जलती हुई त्वचा की तेज बदबू किसी भी व्यक्ति को उल्टी कर सकती थी जो कालकोठरी में हवा को सूंघता था। इस बार ज़राथोर की चीख माइकल द्वारा दबाई नहीं जा सकी। इस प्रकार उसकी चीख कालकोठरी के हॉल में मीलों तक गूंजती रही।
काली लौ की वजह से ज़राथोर को पहचानना मुश्किल हो गया। उसके आकर्षक लाल बाल पूरी तरह से आग की लपटों में जल गए, साथ ही उसके काले वस्त्र भी। ज़राथोर को जीवित रखने और उसकी पीड़ा को सहने के लिए एकमात्र चीज़ पिशाच की पुनर्योजी क्षमता थी। माइकल ने ज़राथोर को थोड़ा ठीक होने दिया ताकि वह उसे और अधिक दर्द दे सके। फिर ज़राथोर के रास्ते में माइकल ने ज़मीन पर पड़े हर एक पिशाच को काली लपटों से जला दिया। नतीजतन पिशाच राख के ढेर में बदल गए। सबरीना के शरीर के आसपास के क्षेत्र को छोड़कर पूरी ज़मीन काली लपटों में घिर गई थी। उसने आग को उस तक पहुंचने से रोक दिया क्योंकि माइकल सबरीना को उसके परिवार को सौंपना चाहता था और उसे उचित अंतिम संस्कार देना चाहता था। पिशाच उसकी मौत का एकमात्र कारण नहीं थे। संरक्षक भी पिशाचों की तरह ही दोषी थे। अगर वे नहीं होते तो वह यहाँ नहीं होती। अभिभावक सबरीना की मदद से चाबी पाने के लिए आसानी से कोई और सुरक्षित योजना बना सकते थे। इसके बजाय उन्होंने सबरीना की जान को खतरे में डालने वाला एक त्वरित और गंदा तरीका अपनाया। जहां तक तनुलिया और उसके साथी अभिभावकों का सवाल है, अंतसाधन को सही ठहराता है। लेकिन उनकी उम्मीद के विपरीत सब कुछ गलत हो गया और सबरीना की मौत हो गई। माइकल को नूह के बारे में नहीं पता था, लेकिन वह सबरीना की मौत का बदला लेगा। हर उस अभिभावक को मारकर जो सबरीना के बारे में जानता था और जो भी उसके रास्ते में खड़ा होगा जब वह उन पर अंधेरे का प्रकोप लाएगा। अभी के लिए उसने केवल ज़राथोर को सजा दिलाने पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ कम नहीं। मेरे लिए सबसे बड़े बड़े भाई होने के लिए धन्यवाद। माइकल ने सबरीना के आखिरी शब्दों को दोहराया और अपना हाथ उठाया, जिससे ज़राथोर के नीचे की हवा उसे दीवार के खिलाफ उठा ले गई। क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? माइकल ने ज़राथोर से ठंडे स्वर में पूछा। जाओ, चोदो खुद को। ज़ारहोट की घिनौनी चीख कालकोठरी में गूंज उठी, लेकिन माइकल को रोकने वाला कोई नहीं था। जब माइकल ने ज़राथोर का सिर शरीर से अलग किया तो अचानक ज़राथोर के शरीर से काला खून बहने लगा। ज़राथोर ने माइकल के चेहरे पर थूका, लेकिन काली लपटों की वजह से उसकी खूनी लार माइकल के चेहरे तक पहुंचने से पहले ही वाष्पित हो गई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें भी यही तकलीफ होगी। माइकल ने ज़राथोर को लात मारी, जिससे उसका घुटना टूट गया और वह नीचे गिर गया। GRHHH, ज़राथोर ने गुर्राहट के साथ कहा, जब माइकल ने अपने पैर ज़राथोर के कंधे पर रखे और अपने हाथों से उसका सिर पकड़ते हुए उसे नीचे धकेल दिया। माइकल ने अचानक अपना सिर हिलाया, क्योंकि खोपड़ी का मुखौटा उसके चेहरे से उड़ गया। मेरे चेहरे को देखो। माइकल ने ज़राथोर के जले हुए चेहरे पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। ये वह चेहरा है जो तुम्हारे जैसे लोगों को नष्ट करने जा रहा है। माइकल ने ज़राथोर को नीचे धकेल दिया और ज़राथोर के सिर को तब तक ऊपर उठाना शुरू किया जब तक कि उसका सिर उसके शरीर से अलग नहीं होने लगा। ज़ारहोट की भयानक चीख कालकोठरी में गूंज रही थी, लेकिन माइकल को रोकने वाला कोई नहीं था। माइकल ने नंगे हाथों से ज़रथोर का सिर धड़ से अलग किया तो अचानक ज़रथोर के शरीर से काला खून बहने लगा। प्लॉप! माइकल ने ज़रथोर के सिरहीन शरीर को लात मारी और अपने हाथ में कटे हुए सिर को देखा। उसने ज़रथोर की आंखों में डर और दर्द को देखने के लिए सिर को आंखों के स्तर तक उठाया। उस समय माइकल का पूरा ध्यान ज़रथोर के सिर पर था। उसके आसपास की दुनिया उसके नज़रिए में ठहर गई। यही कारण था कि माइकल अपने पीछे हवा में थोड़ी सी हलचल को नोटिस करने में विफल रहा। भूत! माइकल ने पीछे से एक जानी पहचानी आवाज़ सुनी और उसका शरीर एक पल के लिए जम गया। लेकिन भागने या उस जगह से गायब होने की कोशिश करने के बजाय माइकल धीरे धीरे मुड़ा, क्योंकि उसे पता था कि कुछ भी करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। जब वह ज़रथोर का सिर अपने हाथों में लेकर मुड़ा तो उसने देखा कि सबरीना उसके सामने खड़ी थी। उसके सफ़ेद वस्त्र खून से लथपथ थे और तलवार अभी भी उसकी छाती में घुसी हुई थी। खून की कमी के कारण वह पीली दिख रही थी, लेकिन वह जीवित थी क्योंकि माइकल उसकी दिल की धड़कन सुन सकता था। तुम डार्क लॉर्ड हो। नमस्ते मेरे अद्भुत पाठकों। अगर आपको अब तक की कहानी पसंद आई है तो मुझे एक समीक्षा क्यों नहीं देते? इससे मुझे बेहतर रेटिंग प्राप्त करने में मदद मिलेगी। अगर आपको कहानी इतनी पसंद आई है तो मुझे उपहार और पावर स्टोन भेजने पर विचार करें। यह मुझे और अध्याय जारी करने और लिखने के लिए प्रेरित करेगा। प्रत्येक अध्याय को पढ़ने के बाद मुझे अपने विचार बताने के लिए टिप्पणियों का उपयोग करें। अगर आप दान के माध्यम से मेरा समर्थन करना चाहते हैं तो इस लिंक का अनुसरण करें। किसी भी दान की बहुत सराहना की जाती है। अध्याय 567, मार्गोथ द की। तुम डार्क लॉर्ड हो। सबरीना कांप उठी जब उसने घोस्ट के चेहरे को उस धुंध और बादलों के बीच से देखा जो उसे घेरे हुए थे। उसने धीरे धीरे अपने पैरों को माइकल की ओर खींचा। ये तुम हो? वह मुश्किल से अपना हाथ उसके चेहरे को छूने के लिए उठा पाए। सबरीना! माइकल उलझन में था। उसने उसे मरते हुए देखा और महसूस किया कि उसकी दिल की धड़कन रुक गई है। फिर भी वह उसके सामने जीवित खड़ी थी। उसका दिमाग चकरा गया। कैसे? माइकल ने खुद से सवाल किया। उस समय उसे नहीं पता था कि जब वह गुस्से में दहाड़ता है तो उसकी आवाज़ से उसका दिल फिर से धड़क उठता है।
उसकी दहाड़ में इतनी ताकत थी। जब वह उसके चेहरे को छू रही थी तो अचानक उसके पैरों की ताकत खत्म हो गई और वह पीछे की ओर गिर गई। तभी माइकल ने उसे पकड़ लिया। वह धीरे धीरे नीचे बैठा, उसे जमीन पर लिटा दिया और उसकी छाती से तलवार निकाल ली। उसने तुरंत उसे देने के लिए एक उपचार औषधि निकाली, लेकिन उसने अपना सिर हिलाया और उपचार औषधि को दूर फेंक दिया। मुझे मरने दो, अन्यथा, सबरीना खून खांसते हुए बोली। तुम्हारा रहस्य सुरक्षित नहीं रहेगा। वह अपनी छाती में असहनीय दर्द के बावजूद मुस्कुराए। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बुरी हूं जैसा कि हर कोई कहता है? माइकल ने सबरीना से पूछा। तुम बुरी से कोसों दूर हो। उसने अपने खून से सने हाथ से माइकल के गाल को फिर से छुआ। किसी कारण से उसकी कोमल मुस्कान ने उसके दिल को गर्म कर दिया और उसे शांत कर दिया। तुम्हारा भाई और इस दुनिया में हर कोई मेरा शिकार करता है। उन्हें लगता है कि मैं बुरी हूं, माइकल ने शांति से कहा। फिर भी वे वास्तविक बुराई को रोकने के लिए यहाँ नहीं थे। सबरीना ने कुछ और बार खांसी की क्योंकि उसका चेहरा पीला पड़ गया था। माइकल महसूस कर सकता था कि उसकी दिल की धड़कन धीमी हो रही है। उसने बहुत अधिक खून खो दिया था। इस समय हीलिंग पोशन भी उसके बचने की गारंटी नहीं दे सकता था, जब तक कि माइकल उसे अपना 90% शुद्ध हीलिंग पोशन न दे, साथ ही उसके शरीर में ज्यादा खून बनाने के लिए पोशन भी न दे। क्या तुम मेरा शरीर मेरे परिवार को दे सकते हो? सबरीना ने पूछा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्हें मत बताना कि मेरे साथ क्या हुआ। पिता और माँ को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। अपनी अंतिम सांस में भी वह नहीं चाहती थी कि उसका परिवार उसकी मौत से दुखी हो। मैं किसी जहर के कारण तुरंत मर गया। तुम उन्हें यकीन दिला सकती हो कि नहीं? माइकल लड़की की सोच को बिल्कुल भी नहीं समझ पाया। वह खुद को बलिदान करना चाहती थी ताकि वह ये जानकर बेहतर महसूस कर सके कि उसका रहस्य सुरक्षित है। हालांकि अगर वह मर जाती जब वह उसे आसानी से बचा सकता था, तो उसका दिल उसे तब तक सताता रहेगा जब तक वह मर नहीं जाता। माइकल को यह एहसास बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो तुम मरना चाहती हो ताकि मैं बेहतर महसूस करूं? माइकल ने सबरीना से पूछा। ये कम से कम मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूं। क्या तुम दूसरों को मेरा रहस्य बताओगी? सबरीना ने तुरंत धीरे से अपना सिर हिलाया। अगर मैं तुम्हें मरने दूं तो मैं वही दुष्ट बन जाऊंगा जो वे कहते हैं कि मैं हूं। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसके हाथ में एक चमकदार नीली औषधि आ गई। सबरीना ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे आसानी से काबू में कर लिया और औषधि उसके मुंह में डाल दी। उसके मुंह में औषधि खाली करने के बाद उसने खून से लाल औषधि निकाली और पहले की तरह ही उसके गले से नीचे उतार दी। औषधि ने उसके शरीर को ठीक करने में कुछ सेकंड भी नहीं लगाए। बस कुछ सेकंड बाद माइकल ने देखा कि उसकी छाती में घाव तेजी से भर रहा है और उसकी त्वचा में गुलाबीपन वापस आ गया है। इस दुनिया में माइकल द्वारा उठाए गए सभी जोखिमों की तुलना में सबरीना को बचाना शायद सबसे बड़ा जोखिम था। अब वह उसका सबसे बड़ा रहस्य जानती थी, जो उजागर होने पर इस दुनिया में उसकी जान ले सकता था। फिर भी माइकल ने उसे बचाया क्योंकि वह मूल रूप से उसके लिए खुद को बलिदान कर रही थी और फिर से मरने को तैयार थी ताकि उसका रहस्य उसके साथ सुरक्षित रूप से दफन हो सके। माइकल बस उसे अपना रहस्य रखने के लिए मरने देने के लिए तैयार नहीं था। अगर उसने उसे मरने दिया होता तो उसके और गार्जियन के बीच कोई अंतर नहीं होता। अंत में सबरीना ने महसूस किया कि उसकी ताकत उसके शरीर में वापस आ रही है और साथ ही दर्द कम हो रहा है। उसकी दृष्टि साफ हो गई, जिससे वह घोस्ट का चेहरा और अधिक स्पष्ट रूप से देख पा रही थी। ... वह अभी भी अपने सिर को उसके हाथ में लिए हुए जमीन पर लेटी हुई थी। क्योंकि मैं मूर्ख हूं और बहुत ज्यादा दुष्ट नहीं हूं, माइकल ने आह भरते हुए कहा, हंसते हुए। लेकिन इससे कुछ नहीं बदलता। अगर तुम्हारा भाई मेरे पीछे आया तो मैं उसे मार डालूंगा। माइकल के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई क्योंकि उसके चारों ओर का काला बादल फिर से दिखाई दिया, और भी मजबूत और घना। सबरीना को अपने पैरों पर खड़े होने में कुछ सेकंड लगे और जैसे ही वह खड़ी हुई, उसने माइकल से पूछा, क्यों? तुम दोनों एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हो? वह मुझे पकड़ना चाहता है और मुझे न्याय के कटघरे में लाना चाहता है। तुम्हारा भाई अभी भी नहीं जानता कि ये दुनिया कैसे काम करती है। वह दुनिया को बचाना चाहता है, फिर भी वह अपनी बहन को भी नहीं बचा सका। सबरीना नूह की छवि को बचाने के लिए वापस बात करना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई शब्द नहीं था क्योंकि वह सही था। मैं अपने सबसे बड़े रहस्य के बारे में तुम पर भरोसा करता हूं सबरीना। मेरा भरोसा मत तोड़ना। माइकल ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और उसे दबाया। हालांकि उसकी कोमल मुस्कान ने उसके मन को शांत कर दिया, लेकिन उसने जो कुछ भी सीखा था उससे वह बहुत भ्रमित और चौंक गई। फिर भी उसे नहीं पता था कि उसका भाई नूह प्रकाश का देवता था, जिसे अंधेरे के देवता से लड़ने के लिए नियत किया गया था। वह ये भी नहीं जानती थी कि उसका भाई अगला सर्वोच्च संरक्षक था। जहां तक उसे पता था, उसका भाई उन संरक्षकों में से एक था जो डार्क लॉर्ड को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। सब कुछ के बावजूद, तुम मेरा वचन दो, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो।
मैं तुम्हारा रहस्य उजागर करने के बजाय मरना पसंद करूंगा। मुझे पता है, चूंकि वह सचमुच मर गई थी और फिर से मरने की कोशिश की, बस उसके रहस्य को सुरक्षित रखने के लिए। इस प्रकार माइकल को उसके साथ कोई भरोसेमंद मुद्दा नहीं था। यह एक जोखिम था, फिर भी माइकल इसे किसी और तरीके से नहीं चाहता था। हमें यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। माइकल ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, सिस्टम को अपने लूसीफर कवच को हटाने के लिए तैयार किया। पलक झपकते ही सबरीना ने देखा कि डार्क लॉर्ड वापस भूत में बदल गया। जब उसने जगह के चारों ओर देखा और चारों ओर राख के ढेर को देखा तो वह अवाक रह गई। एक भी पिशाच नहीं था जो कहानी सुनाने के लिए जीवित रहा। जब सबरीना सदमे में थी, माइकल दीवार का निरीक्षण करने के लिए हॉल में खोखले में चला गया। चाबी, तुम कहाँ चली गई? माइकल ने अपना हाथ पूरे खोखले में घुमाया, लेकिन कुछ नहीं मिला। तुम्हें कौन ले गया? सबरीना। माइकल के मन में जल्दी से एक विचार आया। जब उसने सबरीना को अपने पास बुलाया, जब वह उसके पास पहुंची तो उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे खोखले के अंदर रख दिया। उसके हाथ में रून आश्चर्यजनक रूप से पहले से कहीं ज्यादा चमकने लगा। आह! वह अचानक चीखी जैसे किसी ने उसके हाथ को काट लिया हो। क्या? माइकल ने अपने चेहरे पर उत्साहित और चिंतित भाव के साथ पूछा। चाबी, वह हकलाते हुए बोली, कहाँ है? कुछ पलों के लिए सबरीना बस एक जीवित मूर्ति की तरह खड़ी रही। जब माइकल ने उसकी आंखों में देखा तो उसे डर और सदमा दिखाई दिया। चाबी, हाँ चाबी, इसके बारे में क्या? क्या तुमने इसका स्थान देखा? माइकल ने उसके कंधों को थोड़ा हिलाते हुए पूछा। मार्गोथ, चाबी मार्गोथ है। मार्गोथ? माइकल आश्चर्य से दंग रह गया। अगर उसकी याददाश्त सही थी तो मार्गोथ एथेरिया में ड्रैवन से जुड़ा वैनम जैसा प्राणी था। तुम्हारा क्या मतलब है? माइकल ने सोचा कि क्या सबरीना एथेरिया की यात्रा की थी या नहीं। मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता। मैंने अभी अभी यह महसूस किया है। चाबी मार्गोथ है। सबरीना ने बुदबुदाते हुए माइकल को भ्रमित किया। भूत? उसने अचानक अपनी नज़र दीवार के खोखले हिस्से से हटाकर माइकल की ओर घुमाई। मैंने कुछ और सुना। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह कांप रही थी। माइकल को उसे कांपने से रोकने के लिए उसका कंधा पकड़ना पड़ा। आवाज़, ये तुम्हारी दूसरी आवाज़ जैसी लग रही थी। उसके शब्दों ने माइकल को चौंका दिया। आवाज़ ने कहा, चाबी ड्रैवन के पास सुरक्षित है और रानी अभी इसे नहीं ले सकती। भविष्य का मैं? माइकल ने तुरंत अपने भविष्य के बारे में सोचा। माइकल को यह स्पष्ट था कि उसके भविष्य के स्व का चाबी से कुछ लेना देना था। अगर उसकी सहज बुद्धि सही थी तो भविष्य के डार्क लॉर्ड ने रानी से इसे सुरक्षित रखने के लिए चाबी एथेरिया को भेजी थी। हालांकि वह मार्गोथ की अवधारणा को समझ नहीं पाया। मार्गोथ चाबी कैसे हो सकती है? ये सवाल माइकल के दिमाग में घूम रहा था बिना रुके। मुझे लगता है कि हम चाबी नहीं पा सकते, माइकल ने आह भरी। हालांकि वह निराश था, लेकिन सबरीना के शब्दों ने उसके मन को शांत कर दिया। कम से कम रानी अभी चाबी नहीं पा सकेगी। फिर भी माइकल ये सुनिश्चित करना चाहता था कि चाबी रानी की पकड़ से हमेशा के लिए सुरक्षित रहे। उसके पास निपटने के लिए पर्याप्त दुश्मन थे और आखिरी चीज जो वह चाहता था वह ये थी कि आत्रेया जैसा कोई और शक्तिशाली प्राणी उसके पीछे न आए। सौभाग्य से डॉन ने माइकल को आश्वस्त किया कि वह अपने ब्रह्मांड में उसकी देखभाल करेगा। ड्रैवन इथेरिया में चाबी को सुरक्षित रखेगा। चाबी के बारे में एकमात्र अप्रत्याशित बात रानी नहीं बल्कि हंटर थी। माइकल को नहीं पता था कि हंटर की योजना क्या थी। उसने सचमुच आत्रेया की आत्मा को मार डाला और उसे अवशोषित करने की कोशिश की। जहां तक माइकल देख सकता था वह पागल और शक्तिशाली था। कम से कम अभी के लिए माइकल को चाबी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। अंत में कालकोठरी में उसकी यात्रा समाप्त हो गई। एक आखिरी चीज जो उसके लिए बची थी वह थी उस जगह से बाहर निकलने का रास्ता खोजना। चलो जगह के चारों ओर देखते हैं। हम अभी भी यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं खोज पाए हैं। क्या आप आवाज़ों और मार्गोथ नामक इस चीज़ के बारे में कुछ जानते हैं? सबरीना ने अचानक माइकल से सवाल किया, केवल ये देखने के लिए कि उसने अपना सिर हिलाया। डार्क लॉर्ड होने का मतलब यह नहीं है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। चूंकि माइकल एक विशेषज्ञ झूठा था, इसलिए सबरीना उस पर विश्वास करने से खुद को रोक नहीं पाए। लेकिन क्या आप कम से कम अपनी ईश्वरीय शक्तियों से हमें उससे बाहर निकाल सकते हैं? मैं नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है कि छाया क्षेत्र से बाहर निकलने का रास्ता यहीं कहीं है, माइकल ने कहा और फिर से खाली जगह के चारों ओर देखा। उसने किसी भी अजीब गर्मी के संकेतों को देखने के लिए थर्मल दृष्टि सहित हर तरह की दृष्टि का उपयोग किया। जब वह चारों ओर देख रहा था, सबरीना ने अपने हाथ में चमकते हुए रून पर ध्यान केंद्रित किया। शायद बाहर निकलने का रास्ता मेरे पास है, सबरीना ने बड़बड़ाया। फिर माइकल ने देखा कि सबरीना ने अपनी आंखें बंद करके अपना हाथ आसमान की ओर उठाया। उसे आश्चर्य हुआ कि वह क्या करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसने महसूस किया कि उनके आसपास का स्थान विकृत हो रहा था, जैसे कि वह एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल सक्रिय कर रही हो। उसके हाथ पर रून की चमक अचानक छत से ऊपर उठ गई।
क्योंकि इसकी सुनहरी रोशनी ने पूरे उदास तहखाने को अपनी चमक से रोशन कर दिया। गर्म रोशनी के नीचे माइकल ने महसूस किया कि उसका शरीर ऊपर उठा हुआ है। इसके तुरंत बाद वे दोनों पतली हवा में गायब हो गए। अध्याय 568 गया रिटर्न। छाया क्षेत्र में टेलीपोर्टेशन सरणी ने उन दोनों को द्वीप के प्रवेश द्वार पर वापस भेज दिया। चूंकि छाया क्षेत्र में समय की कोई अवधारणा नहीं थी, इसलिए द्वीप पर कुछ भी नहीं बदला था। पिशाचों की लाशें रेतीले तट पर बिखरी हुई थीं, जबकि जहाज नीले समुद्र पर हवा के साथ नाच रहा था। ... मैं तुम्हें शून्य रेखा के बाहर टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। वहां से तुम केथेन तक उड़ सकते हो। माइकल ने जल्दी से सिस्टम से एक टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल खरीदा और उसे सबरीना पर फेंक दिया। तुम क्या करोगी सबरीना? यहीं से हम प्रस्थान करेंगे, माइकल ने उसके सवाल का जवाब देने के बजाय कहा। अगर मैं तुम होते तो मैं तुम्हारे भाई और बहन को वह सब कुछ बताता जो संरक्षकों और पिशाचों ने तुम्हारे साथ किया। तुम्हारा भाई संरक्षकों से जितना दूर रहेगा उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। तुम्हारा क्या? अगर तुम्हें मौका मिले तो क्या तुम उसे बताओगी? सबरीना ने हैरानी से पूछा। कोई गलती मत करो सबरीना। जब तक तुम्हारा भाई संरक्षक है और मेरे पीछे आ रहा है, वह मेरा दुश्मन रहेगा। मैं आमतौर पर अपने दुश्मनों पर दया नहीं करता, हालांकि मेरे मन में हमेशा तुम्हारे लिए एक नर्म जगह रही है विंस्टन। इसलिए मैं तुम्हें अपने भाई को संरक्षकों का असली चेहरा दिखाने का मौका दे रहा हूं। सबरीना उसके ठंडे स्वर को सुनकर कांप उठी। तुम्हारे भाई का इस्तेमाल संरक्षकों द्वारा किया जा रहा है। अब तुम्हारे पास उसे संरक्षकों का असली चेहरा दिखाने का मौका है। मैं उसे तुम्हारे बारे में सच्चाई को छोड़कर सब कुछ बता दूंगा। माइकल ने सिर हिलाया, सबरीना के अपने रहस्य को सुरक्षित रखने के दृढ़ विश्वास की सराहना करते हुए। क्या हम जल्द ही मिलेंगे? जब माइकल हवा में उतरने लगा तो उसने उससे पूछा। हालांकि वे शून्य रेखा के अंदर थे, लेकिन सबरीना उसे आग ऊर्जा का उपयोग करते हुए देखकर आश्चर्यचकित नहीं हुई। इस बिंदु पर उसके बारे में कुछ भी उसे आश्चर्यचकित नहीं कर सकता था। माइकल ने हालांकि उसे कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराया। अगले ही पल उसने खुद को बिजली के बोल्ट में बदल लिया और सबरीना को पीछे छोड़कर द्वीप से गायब हो गया। वह उसके पीछे छोड़ी गई सुनहरी रोशनी के निशान को देखती रही जब तक कि वह पूरी तरह से उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो गया। तभी उसने एक गहरी सांस ली और स्क्रॉल को फाड़ दिया, जिससे वह सक्रिय हो गया। आखिरकार द्वीप छोड़ने के बाद माइकल गिसल की ओर उड़ गया। वह तुरंत गिसल पहुंचने के लिए टेलीपोर्ट कर सकता था, लेकिन माइकल ने उड़ना चुना क्योंकि वह अपने मन और आत्मा को शांत करना चाहता था। अकेले उड़ने से वह हमेशा स्पष्ट रूप से सोचने में सक्षम होता था। हालांकि सबरीना ने उसका रहस्य जान लिया था, लेकिन वह उसे मारने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सका। गिसल की ओर उड़ते समय माइकल ने अपनी कलाई हिलाई और उसके हाथ में खून की एक शीशी दिखाई दी। शीशी में सबरीना का खून था। शीशी को पकड़ने के लिए उसका हाथ सचमुच कांप उठा। अगर उसकी सहज प्रवृत्ति सही साबित हुई तो यह उसे अंदर तक हिला देगा और उसकी दुनिया को उल्टा कर देगा। अपने दिमाग में सब कुछ रखते हुए माइकल गिसल की ओर उड़ता रहा। लगभग 4 घंटे बाद जब सूरज आसमान के बीच में पहुंचा, माइकल ने आखिरकार क्षितिज पर गिसल का साम्राज्य देखा। मेरे प्रभु, वह कयस की हवेली तक पहुंचने के लिए रूनिक टेलीपोर्टेशन का उपयोग करने ही वाला था कि उसने अपने सिर में अजाजल की आवाज़ सुनी। अजाजल! माइकल ने अजाजल की आवाज़ सुनकर अपनी गति रोक दी। मेरे प्रभु, आपको जितनी जल्दी हो सके अंधेरे जंगल में आ जाना चाहिए। क्या हुआ? माइकल ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पीछे मुड़ते हुए कहा। कृपया यहाँ टेलीपोर्ट करें मेरे प्रभु। इससे पहले कि माइकल उससे और सवाल कर पाता, कनेक्शन टूट गया। कुछ गड़बड़ होने का एहसास होने पर माइकल ने तुरंत अंधेरे जंगल तक पहुंचने के लिए रूनिक टेलीपोर्टेशन को सक्रिय कर दिया। अंधेरे जंगल में वापस अजाजल माइकल के कमरे में अकेला खड़ा था। वह चारों ओर देखता रहा, माइकल के प्रकट होने का इंतजार करता रहा। अंत में जब माइकल प्रकट हुआ तो उसने राहत की सांस ली। दूसरी ओर माइकल पूरी तरह से लूसीफर रूप में था और पूरी ताकत से युद्ध में उतर गया। हालांकि उसकी अपेक्षा के विपरीत उसके कमरे में अजाजल के अलावा कोई दुश्मन नहीं था। माइकल को यह समझने में 1 सेकंड लगा कि अभी क्या हुआ है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि पलक झपकते ही उसे किसी नर्म और रोएदार चीज ने मारा। सरप्राइज मिकी! माइकल जमीन पर था और गया उसके ऊपर थी और उसके चेहरे पर सबसे चमकदार मुस्कान थी। गया! माइकल गया के आश्चर्यजनक रूप से प्रकट होने से चौंक गया। उसने उसका मुखौटा फाड़ दिया और उसे चूमने लगी। बदले में माइकल ने उसे गले लगाया और उसे कसकर पकड़ते हुए खड़ा हो गया। चूंकि अजाजल ने माइकल को अंधेरे जंगल में लाकर अपना काम पूरा कर दिया था, इसलिए वह जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया और माइकल और गया को अकेला छोड़ दिया। गया ने उसे बिस्तर पर धकेल दिया और भूखे बिल्ली के बच्चे की तरह उसके होंठों से अपने होंठ चिपका लिए। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, उसके होंठों से अपने होंठ अलग करते हुए वह हौंफते हुए बोली।
मुझे भी तुम्हारी याद आई। गया के चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई और उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। कुछ हुआ? उसके चेहरे पर एक नज़र डालते ही गया को पता चल गया कि कुछ उसे परेशान कर रहा है। मुझे बताओ क्या हुआ? माइकल को पता था कि विषय बदलने या उससे झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं था। इसलिए उसने एक गहरी सांस ली और सबरीना से द्वीप पर मिलने के बाद से जो कुछ भी हुआ था उसे बताना शुरू कर दिया। माइकल की बात सुनने के बाद गया ने उसे धीरे से पीठ थपथपाए। ये ठीक है, तुमने सही किया। अगर तुमने उसे मार दिया होता तो तुम कमबख्त अभिभावकों से अलग नहीं होते। वह एक विंस्टन है, वह अपना वचन नहीं तोड़ेगी। गया की बातें सुनकर माइकल कुछ हद तक शांत और आश्वस्त महसूस कर रहा था। इसके अलावा मैं यहाँ हूँ। अब तुम्हें अकेले इस मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलो सब कुछ ठीक कर देते हैं। माइकल मुस्कुराया और उसने उसके गाल पर चुंबन किया। आपको अगले हफ्ते तक अकिलन से बाहर नहीं निकलना है। तो आप यहाँ कैसे आए? माइकल ने पूछा। हेडमिस्ट्रेस काइला की बदौलत मुझे जल्दी छुट्टी मिल गई। एलिडीर कल तक यहाँ आ जाएगा। माइकल और गया दरवाजे पर लेटे हुए छत को घूर रहे थे। यार, तुमने मेरे बिना बहुत बीमार काम किया था, गया ने निराशा में आह भरते हुए कहा। यह अच्छा है कि तुमने उसके शरीर में स्पाइडर डाला और उसे रक्त टॉनिक दिया। अगर वह हमारे साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करती है तो हम उसे विस्फोट करके वापस चोद सकते हैं। माइकल ने सबरीना को जो उपचार औषधि पिलाई थी उसमें रक्त टॉनिक मिलाया गया था, ताकि अगर सबरीना नूह या किसी और को उसका रहस्य बताने की कोशिश करे तो वह उसे नूह के पास ले जाए। टेनुलिया के युद्धपोत में पाए गए स्पाइडर्स के विपरीत माइकल द्वारा रखे गए नए स्पाइडर्स एलिडर के रूनों द्वारा बढ़ाए गए थे और उनका पता नहीं लगाया जा सकता था। इसलिए अगर सबरीना ने उसे धोखा देने की कोशिश की तो माइकल अपनी उंगलियों के एक झटके से उसे मार सकता था। इसके अलावा अगर जरूरत पड़ी तो माइकल नूह को ब्लैकमेल करके उसके साथ खिलवाड़ कर सकता था। हालांकि माइकल को सबरीना को उसके और नूह के बीच के खेल में मोहरे के रूप में इस्तेमाल करना पसंद नहीं था, लेकिन कई बैकअप प्लान रखने में कोई बुराई नहीं थी। तो हमारा अगला कदम क्या है? अब जब मैं यहाँ हूँ तो हम आपकी टू डू सूची में से कुछ कामों को पूरा कर सकते हैं। अजाजल को उसका भौतिक शरीर देते हुए माइकल बिस्तर से उठे और सिस्टम को शरीर के टुकड़ों को बाहर निकालने और उन्हें मिलाने का आदेश दिया। अजाजल, गया ने बटलर को पुकारा जब उसने कमरे में एक अर्धएल्फ का शरीर देखा। गया ने अर्धएल्फ शरीर के चेहरे पर अपनी उंगलियां चलाने के लिए शरीर के पास पहुंची। ठीक है, मैंने हमेशा अजाजल को किसी भूरे बालों वाले मानव शरीर को पाने की कल्पना की थी क्योंकि वह अब ऐसा दिखता है। मेरी लेडी, जब गया शरीर की जांच कर रहा था अजाजल कमरे में दिखाई दिया। तो तुम मेरे साथ मजाक करने के लिए उसके साथ थे? ओह। अजाजल एक धूर्त मुस्कान के साथ थोड़ा शर्मिंदा और क्षमाप्रार्थी दिख रहा था। ठीक है, मैं आपके लिए एक उपहार लाया हूं। माइकल ने शव की ओर इशारा किया और अजाजल की आंखों में खुशी और आश्चर्य की झलक उभरी। वह धीरे धीरे शव की ओर बढ़ा। मेरे प्रभु, क्या आपको ये पसंद है? हाँ हाँ मेरे प्रभु, ये शरीर, ऊर्जा, ये भारी है, अजाजल हकलाया। माइकल और गया के विपरीत उसकी राक्षसी उत्पत्ति ने अजाजल को शरीर से निकलने वाली भारी ऊर्जा को महसूस करने में सक्षम बनाया। अब जब तुम तैयार हो तो बस शरीर के अंदर जाओ, माइकल ने कहा और अजाजल के शरीर में प्रवेश करने की प्रतीक्षा की। उसके प्रवेश करने के बाद माइकल ने सिस्टम को बुलाया। सिस्टम, बदमाश अंक ले लो और अजाजल की आत्मा को शरीर के साथ मिला दो। जैसा आप चाहें मेजबान, सिस्टम ने कहा और 50,000 बदमाश अंक ले लिए, जैसा कि उसने माइकल को बताया था जब वह एवरलाइट में था। सिस्टम द्वारा आवश्यक बदमाश अंक लेने के बाद माइकल से आधे एल्फ के शरीर में एक सुनहरी रोशनी निकली। प्रकाश ने जल्द ही शरीर को घेर लिया, एक दूसरी दुनिया की सीटी की आवाज़ को विकीर्ण करते हुए। अब हम उसे अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हैं, है ना? हाँ, यही योजना है। माइके ने सिर हिलाया, कमरे से सुनहरी रोशनी के गायब होने का इंतजार करते हुए। प्रकाश लगभग 15 मिनट तक शरीर के चारों ओर घूमता रहा। फिर प्रकाश धीरे धीरे फीका पड़ने के बाद माइकल और गया ने अजाजल को धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए देखा, जिसमें लाल आंखें दिखाई दे रही थीं। जैसे ही अजाजल ने अपनी आंखें खोलीं, सिस्टम ने माइकल की आंखों के सामने अजाजल की स्थिति विंडोला दी। अधीनस्थ अजाजल सेबस्टियन, साधना स्तर, आत्मा शोधन चरण स्तर 3, जाति दानव, आधा एल्फ शरीर, स्थिति स्वस्थ, विशेषता बटलर अद्वितीय, मेजबान के प्रति वफादारी 100%, कौशल प्रेत कब्जा, बांध क्षेत्र टेलीपोर्टेशन, रक्त प्यासा, नकल करने वाला, प्रेत रूप, मन पर हावी होने वाला। प्रेत कब्जा अजाजल की कमज़ोर इरादों वाले दुश्मन को एक पल के लिए अपने कब्जे में करने की क्षमता है। अजाजल अपने आसपास के स्थान को मोड़कर मेजबान और बंधे हुए क्षेत्र के पास टेलीपोर्ट कर सकता है। अजाजल अस्थायी रूप से मजबूत होने के लिए रक्त सार को अवशोषित कर सकता है। अजाजल मेजबान के मंत्र और कौशल की नकल कर सकता है। नकल किए गए कौशल और मंत्र मेजबान के शस्त्रागार जितने शक्तिशाली नहीं होंगे।
अजाजल नंगी आंखों से छिपना चुन सकता है। केवल मेज़बान और एक चुना हुआ अधीनस्थ ही अजाजल को देख सकता था जब वह फैंटन रूप का उपयोग कर रहा था। अजाजल की आवाज़ कमज़ोर इरादों वाले दुश्मनों के शरीर पर हावी हो सकती थी। माइकल ने अजाजल के कौशल में बदलाव को नोटिस किया। फैंटम स्पर्श फैंटम कब्जे में बदल गया था। माइकल को यह समझ में आ गया क्योंकि अजाजल के पास अब एक भौतिक रूप था। आखिरकार मैं अपने स्वामी और अपनी महिला की अपनी क्षमताओं के अनुसार पूरी तरह से सेवा कर सकता हूँ। अजाजल तुरंत अपने घुटनों पर गिर गया और अपना हाथ अपनी छाती पर रख लिया। मज़ा तो अभी शुरू ही हुआ है सेबेस्टियन, गया ने शैतानी ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। अध्याय 569 भविष्य की योजनाएं आए। अजाजेल को एक भौतिक शरीर देने के बाद माइकल ने अजाजेल को एक पल के लिए बाहर भेज दिया। तो मैं देख सकता हूं कि तुम आत्मा शोधन चरण स्तर 2 पर पहुंच गई हो, माइकल ने उसके साधना स्तर पर टिप्पणी की। मेजरोंक द्वारा अपने सभी कर्मचारियों को दिए गए संसाधनों की बदौलत गया आत्मा शोधन चरण तक बहुत जल्दी पहुंचने में सक्षम थी। इसके अलावा उसके पास अभी भी सिस्टम से 40% साधना गतिवृद्धि थी। यह अभी भी पर्याप्त नहीं है, मुझे और मजबूत होना है। तुम किस साधना चरण पर हो? तुम एक फ्यूजन चरण के साधक को देख रहे हो, मेरे प्यारे सांप, माइकल ने मुस्कुराते हुए कहा। गया उसके शब्दों से पूरी तरह चौंक गई। उसने सोचा कि वह उसे अब और आश्चर्यचकित नहीं कर सकता, लेकिन उस पल वह गलत साबित हुई। सच कहूं तो उसे सुनने के बाद वह अवाक रह गई। इसलिए कुछ क्षणों के लिए वह बिना पलक झपकाए उसे देखती रही। तुम्हें क्या हो गया है? ये ठीक नहीं है, उसने जमीन पर पैर पटकते हुए गुर्राहट की। हर बार जब मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे करीब पहुंच रही हूं, तो तुम एक मंच से दूसरे मंच पर ऐसे कूद जाती हो जैसे पोखर पार कर रही हो। माइकल ने जल्दी से अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और उसके गाल पर चुंबन किया। नाराज मत हो मेरी प्यारी रानी, मैं तुम्हें भी उतना ही मजबूत बना दूंगा जितना मैं हूं। तुम बेहतर हो, मैं अपने किसी भी अधीनस्थ से कमज़ोर नहीं हो सकता। चलो उस कमबख्त एकवा नीलामी में चलते हैं और कुछ ऐसा खरीदते हैं जो मुझे मजबूत बना सके, और हम विश्वासघाती समुद्र में जाएंगे और जगह को साफ कर देंगे। गया की आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन जल्द ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान उभर आई। ये बहुत खतरनाक लेकिन मेरी तरह की योजना लगती है, गया ने मजाकिया ढंग से अपना गाल काटा। पिछली बार जब मैं वहां गया था तो मैं बहुत कमज़ोर था। अब मैं देखूंगा कि हमें कौन रोकेगा, लेकिन उससे पहले हमें नीलामी में जाना होगा और कुछ और चीज़ें खत्म करनी होंगी। जैसे क्या? जैसे दुलार से मिलना और हमारी मरे हुए सेना की स्थिति देखना, माइकल ने जवाब दिया। चलो चलें, माइकल ने फिर सिस्टम को रूनिक टेलीपोर्टेशन को सक्रिय करने की इच्छा जताई। पलक झपकते ही वे क्रिप्ट के मंद रोशनी वाले हॉल में दिखाई दिए, जहां जोनाह और दुलर एक ओक टेबल पर एक मरे हुए व्यक्ति का विच्छेदन करने में व्यस्त थे। तुम दोनों क्या कर रहे हो? गया की आवाज़ खाली हॉल में गूंजी, जिससे दुलार और जोना चौंक गए। पहले साफ चमकदार हॉल अब खून से लथपथ और गंदा लग रहा था, क्योंकि माइकल को ऐसा लग रहा था कि वह किसी बुचड़खाने में घुस गया है। ये जगह एक डरावनी जगह थी और माइकल को ये पसंद नहीं आया। मेरे स्वामी, मेरी महिला, जोना और दुलार कांप उठे, डार्क क्वीन के स्वर में क्रोध को देखकर। खोपड़ी के मुखौटे के पीछे उसकी लाल आंखें चमक उठीं। क्या तुम दोनों इसी तरह से अपना बेस रखते हो? उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। दुलार और जोना के लिए सौभाग्य से माइकल ने उसके हाथ पकड़ लिए, इससे पहले कि वह उन्हें एक जादू से उड़ा दे। दोनों जल्दी से अपने घुटनों पर गिर गए। दुर्भाग्य से मरे हुए लोगों के पीछे के रहस्य को उजागर करने पर उनके अटूट ध्यान के कारण वे क्रिप्ट की दयनीय स्थिति को नोटिस करने में विफल रहे। जब गया उन दोनों को जानलेवा नजरों से देख रहा था, तो जोना ने चारों ओर देखा और क्रिप्ट की सुनहरी दीवारों को दागदार देखा। खून और गोर से हवा में सड़ी गली बदबू आ रही थी। ठीक है, क्रिप्ट की स्पष्ट दुखद स्थिति के बावजूद तुम दोनों ने क्या पाया है? माइकल ने अंदर से आह भरी और उनसे पूछा। तुम दोनों को कुछ कमाल के नतीजे चाहिए। गया क्रिप्ट को बूचड़खाना बनाने के लिए उनकी बाहें तोड़ने के कगार पर था। उसके स्वर में गुस्से को महसूस करते हुए दुलार ने जल्दी से अपना मुंह खोला। उसे डर था कि एक सेकंड की खामोशी भी उनकी मौत का कारण बन सकती है। हो सकता है कि हमें मरे हुए लोगों की सेना को और मजबूत बनाने का कोई रास्ता मिल गया हो, मेरी रानी। जैसे ही गया ने ये शब्द सुने, उसका गुस्सा हवा में गायब हो गया। इसका सारा श्रेय मेरे प्रभु को जाता है। अपनी कलाई के एक झटके से दुलार ने एक स्टॉम्बिले माउंटेन क्रिस्टल निकाला। गुलाबी क्रिस्टल दुलार की हथेली पर अंदर से मन मन चमक रहा था। माइकल के जाने से पहले उसने कुछ प्रोटोटाइप सौंपे जो दक्षिणी महाद्वीप में उसके अधीनस्थों को आग ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम बना सकते थे। ये प्रोटोटाइप स्पष्ट रूप से आग ऊर्जा क्रिस्टल द्वारा संचालित थे। दुलार उन अधीनस्थों में से एक था जिन्हें डिवाइस प्राप्त हुई थी। उस समय जब माइकल ने डिवाइस बनाया था, वह केवल 4 स्टार आविष्कारक था, लेकिन अब वह अपने 5 स्टार आविष्कारक स्तर की बदौलत डिवाइस को बेहतर बना सकता था। मानव रक्त के साथ मिश्रित क्रिस्टल उनके शरीर में ऊर्जा शिराओं को फिर से सक्रिय करता है, मेरे प्रभु।
माइकल वास्तव में आश्चर्यचकित था। अगर दुलार ने जो कहा वह सही था, तो वह अपनी पूरी मरे हुए सेना को शक्ति दे सकता था। मरे हुए लोग आग ऊर्जा का उपयोग या खेती नहीं कर सकते थे। इसका कारण ये था कि उनके पास एक कार्यशील मस्तिष्क की कमी थी और उनके शरीर में क्षयग्रस्त ऊर्जा शिराएं थीं। अल्फा मरे हुए लोगों ने मरे हुए लोगों के मस्तिष्क को बदल दिया क्योंकि अल्फा लोगों ने उन्हें नियंत्रित करके मस्तिष्क के रूप में कार्य किया। इसलिए अगर दुलार उनके शरीर में ऊर्जा शिराओं को पुनर्जीवित कर सकता है, तो माइकल सैद्धांतिक रूप से मरे हुए लोगों को खेती करने के लिए प्रेरित कर सकता है। लेकिन कुछ ने माइकल को बताया यह उतना आसान नहीं होगा जितना दुलार ने इसे बताया था। मानव रक्त, हम कितने मानव रक्त की बात कर रहे हैं, और क्या आप उनकी ऊर्जा नसों को स्थायी रूप से पुनर्जीवित कर सकते हैं? अगर हमें किसी शक्तिशाली प्राणी का रक्त मिल जाए तो मुझे विश्वास है कि हम उनकी ऊर्जा नसों को स्थायी रूप से पुनर्जीवित कर सकते हैं, मेरे प्रभु। अप्रत्याशित रूप से दुल्हा के आत्मविश्वास भरे स्वर ने माइकल को आश्चर्यचकित कर दिया। हमें अभी भी यह निर्धारित करने के लिए और अधिक क्रिस्टल और रक्त की आवश्यकता है कि हमें कितना रक्त चाहिए, मेरे प्रभु। योना ने अपना मुंह खोला। इस तथ्य के बावजूद कि योना वास्तव में मानव रक्त मांग रहा था, वह घृणा या मतली के बजाय उत्साहित महसूस कर रहा था। हम आपको रक्त और क्रिस्टल दे सकते हैं, लेकिन मुझे ठोस परिणाम की उम्मीद है, गया ने कहा। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि आप दोनों अपने वध के लिए बाहर एक बीमार घर बनाएं। हम एक विशाल द्वीप पर हैं, भगवान के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, या मैं इसे आपसे काट दूंगा, वह सही है। वहां अपने लिए कुछ बनाओ। मेरे पास इस जगह के लिए बड़ी योजनाएं हैं। माइकल ने सिर हिलाया। अभी हमारे पास कितने मरे हुए लोग हैं? 2500 मेरे प्रभु। स्वर्गदूतों ने सभी शक्तिशाली नेदरल्स को काट डाला और बाकी को शिकार बना लिया। माइक ने अपनी मुट्ठी भींची। क्या इसका मतलब है कि आप अब नेदरल्स को नहीं बुला सकते? गया ने पूछा, जबकि दुलार ने झिझकते हुए सिर हिलाया। बकवास, गया ने गाली दी और मामले पर उसके विचार जानने के लिए माइकल की ओर देखा। ये बस एक छोटी सी बाधा है। हम अभी और भी मरे हुए प्राणी बना सकते हैं। गया को माइकल को और समझाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वह पहले ही उसकी योजना समझ चुकी थी। हमें अब और मरे हुए प्राणियों की ज़रूरत नहीं है। तुम दोनों बाहर अपने लिए एक कार्यशाला बनाने पर ध्यान केंद्रित करो और मेरी सेना को खेती करने का तरीका खोजो। दुलार और जोना को उनके आदेश देने के बाद माइकल अब क्रिप्ट में इधर उधर नहीं घूमा। इसके बजाय वह डार्क फॉरेस्ट में वापस टेलीपोर्ट हो गया और ब्रैडफोर्ड की ओर उड़ गया। जब से घोस्ट ने ब्रैडफोर्ड को ब्रेडिया से अलग किया और बैरोनी को एक राज्य घोषित किया, तब से ब्रैडफोर्ड अनगिनत संघर्षों से गुजरा था। हालांकि घोस्ट की ब्रेडिया की यात्रा के बाद चीज़ें बेहतर हो गईं। किंगडम ब्रेडिया ने सभी कैदियों को रिहा कर दिया था और यात्रियों और व्यापारियों को परेशान करना बंद कर दिया था। हालांकि उनका राजा घोस्ट राज्य पर शासन करने के लिए उनके साथ नहीं था, लेकिन उसके स्थान पर बुजुर्गों और सूर्योदय संप्रदाय ने राज्य पर शासन किया। परिणामस्वरूप ब्रैडफोर्ड अंततः संप्रदाय नेता क्लेयर और प्रतिभाशाली बुजुर्गों के नेतृत्व में फलने फूलने लगा, जिन्होंने ब्रैडफोर्ड के विभिन्न मंत्रालयों का प्रबंधन किया। जब माइकल और गया ने रिवर टाउन को क्षितिज पर दिखाई दिया, तो उन्होंने दृश्य की सुंदरता का आनंद लेने के लिए उड़ान भरना बंद कर दिया। डूबते सूरज ने अपनी मंद होती सुनहरी रोशनी से राज्य को रंग दिया। इसकी गर्म रोशनी में शहर के आसपास के खेत जेड पत्थर के कंबल की तरह चमक रहे थे। नदी पूरे शहर में फैली हुई थी, जिसमें अनगिनत मछली पकड़ने वाली नावें और व्यापारी जहाज थे। हालांकि भोर होने वाली थी, लेकिन नदी के किनारे बसा शहर भीड़ और गाड़ियों से गुलजार था। ज्यादातर गाड़ियां मुख्य पथ के रास्ते पर चल रही थीं और सभी एक ही गंतव्य पर जा रही थीं, पाताल लोक। शहर के चारों ओर फैली हरी भरी पर्वत श्रृंखला खेत और नदी से प्रतिस्पर्धा कर रही थी कि कौन शहर में अतिरिक्त आकर्षण जोड़ता है। दूर से भी माइकल अब पहाड़ों में संप्रदाय की इमारतों को देख सकता था, खासकर संप्रदाय की नेता क्लेयर की राजसी जागीर। पाताल लोक में रुकने से पहले माइकल ने संप्रदाय में रुकने का फैसला किया ताकि वह ओलिविया से मिल सके और उसे आश्वस्त कर सके कि उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ है। इसके अलावा ये समय था कि गया संप्रदाय में वापस आ जाए। तो तुमने मुझे बताया कि रिकी और ओलिविया एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम इसके बारे में क्या करेंगे? गया ने धीरे धीरे संप्रदाय की ओर उड़ते हुए पूछा। मुझे लगता है कि मुझे रेजिनाल्ड से उसकी बेटी के भविष्य के बारे में बात करनी चाहिए। रिकी एक अच्छा लड़का है और अगर ओलिविया उससे शादी करती है तो वह हमेशा हमारे करीब रहेगी। ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। आखिरकार हमें ओलिविया को राजसी श्रृंखला का प्रमुख बनाने की ज़रूरत है। राजसी श्रृंखला की बात करते हुए, क्या आपको नहीं लगता कि यह बेहतर होगा कि हम पूरे महाद्वीप में कई शाखाएं खोलें? अब जब अधिकांश किमियागर मर चुके हैं और सड़ चुके हैं, तो आपका बाजार मूल्य आसमान छू रहा होगा। हम इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं और लाखों कमा सकते हैं। तुम मेरी बात कह रहे हो गया। एकमात्र समस्या यह है कि क्या तुम सभी शाखाओं के लिए गोलियां और औषधियां परिष्कृत कर सकते हो? गया ने माइकल से पूछा।
ऐसा नहीं कि उसे उसकी क्षमता पर संदेह था, बल्कि उसे संदेह था कि उसके पास अपने दुश्मनों को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय गोलियां और औषधियां परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त समय होगा। मेरे दिमाग में पहले से ही एक योजना है, लेकिन सौभाग्य से माइकल के पास कीमिया समस्या का समाधान था। चूंकि माइकल ने आविष्कारक स्तर को 5 सितारा तक उन्नत किया था, इसलिए ये केवल समय की बात थी कि वह एक ऐसा यंत्र बनाए जो उसके हस्तक्षेप के बिना स्वचालित रूप से गोलियां और औषधियां बना सके। इसे बनाने के बाद माइकल को केवल ओलिविया को यंत्र चलाना सिखाना था और यह एक दिन में 100 गोलियां और औषधियां निकाल सकता था। हालांकि अगर वह दुष्ट साधकों को नहीं चाहता है तो उसे ऐसा यंत्र बनाने के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढना होगा या शक्तिशाली परिवार उसे अंधाधुंध लूटने के लिए। क्या इसमें ओलिविया शामिल है? गया ने पूछा। हाँ, और हमारे सहयोगी भी। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम पवित्र चर्च का दौरा करें, माइके ने मुस्कुराते हुए कहा। पवित्र चर्च? क्यों? गया उलझन में थी क्योंकि वह अनुमान नहीं लगा पा रही थी कि वह अचानक पवित्र चर्च का दौरा क्यों करना चाहता था। जहां तक उसका सवाल था, उन्हें पवित्र चर्च से जितना संभव हो सके उतना दूर रहना था। एक पत्थर से 2 पक्षियों को मारना, माइकल ने मुस्कुराते हुए कहा और संप्रदाय की ओर तेजी से बढ़ा। अध्याय 570 भविष्य की योजनाएं 2। देखो, अरे देखो, ये बहन एलिया है, भाई भूत। जैसे ही शिष्यों ने माइकल और गाय को आकाश में देखा, संप्रदाय के चारों ओर घूम रहे शिष्यों ने उथल पुथल मचाना शुरू कर दिया। माइकल ने क्लेयर के मनों में सीधे उड़ने से पहले कुछ क्षणों के लिए उन्हें हाथ हिलाया। ठीक उसी समय क्लेयर अन्य संप्रदायों के कुछ बुजुर्गों से मिल रही थी और संप्रदायों को सूर्योदय संप्रदाय के साथ विलय करने पर चर्चा कर रही थी। आपको स्वतंत्रता के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है एल्डमासी। हम आपकी ज़रूरत की हर चीज़ मुहैया कराएंगे और आपको खुद पर शासन करने देंगे, सिवाय इसके कि हमारे बुजुर्ग आपको संप्रदाय को और बड़ा बनाने के लिए मार्गदर्शन देंगे। क्लेयर एक पैर दूसरे पर रखकर बैठी थी। इस तरह बैठने से वह बेहद प्रभावशाली लग रही थी। कोर स्ट्रेंथनिंग स्टेज लेवल 8 की साधना के साथ उसने जो आभा बिखेरी, उसने बुजुर्गों को पूरी तरह से विनम्र बना दिया। क्लेयर ने कहा, यदि आप हमारी शर्तों से सहमत हैं तो ब्रॉड रिवर जाएं और वहां एल्डेला से मिलें। वह आपको इस प्रक्रिया में मार्गदर्शन करेंगी। भूरे बालों वाला एक आदमी अपनी सीट से खड़ा हुआ, क्लेयर की ओर झुका और अपनी आंखों में पूर्ण सम्मान के साथ उसका हाथ मिलाया। क्लेयर से मिलने के लिए हॉल में प्रवेश करने के बजाय माइकल और गया क्लेयर को देखते हुए दालान में प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ मिनट बाद बुजुर्गों ने आखिरकार चर्चा समाप्त की और जाने के लिए खड़े हुए। तभी उन्होंने माइकल और गया को देखा। जब उन्होंने जोड़े को देखा तो बुजुर्ग चौंक गए। उन्होंने शायद गया को नहीं पहचाना, लेकिन उन्होंने माइकल को लगभग तुरंत पहचान लिया। युवा मास्टर भूत? नहीं, महामहिम भूत। आराम से रहो देवियों और सज्जनों। माइकल ने शांत मुस्कान के साथ अपना हाथ उठाया, जबकि क्लेयर की आंखें चौड़ी हो गईं। एलिया, संप्रदाय का नेता लगभग गया की ओर दौड़ा, बुजुर्गों को अनदेखा करते हुए। सौभाग्य से उसने कुछ क्षणों के लिए गया को गले लगाने की इच्छा को नियंत्रित किया। बुजुर्गों के साथ कुछ सुखद बातचीत करने के बाद माइकल ने सम्मानपूर्वक बुजुर्गों को विदा किया। कैसा चल रहा है क्लेयर? गया ने धीरे से क्लेयर के कंधे पर मुक्का मारा, लेकिन गोरी महिला ने उसे गले लगा लिया और उसे कसकर पकड़ लिया। ये देखना बहुत अच्छा है। तुम इतने समय से कहाँ थे? माइकल ने शांति से अपने नितंबों को आरामदेह सोफे पर टिकाया और नौकरानी के कोने में दुबकना बंद करके उसके पास आने का इंतजार किया। तुम्हें पता है, कुछ समय अकेले बिताना, खेती करना, रोमांच करना और इंसानों की हत्या करना। हाँ, बस मजाक कर रहा था। आखिरी हिस्से को छोड़कर, गया ने हंसते हुए कहा, जिससे क्लेयर की भौहें तंग गईं। फिर से मजाक कर रहा हूँ। गया ने क्लेयर की पीठ थपथपाए और उसके साथ सोफे पर बैठ गया। आखिरकार कोने में बैठी युवा नौकरानी ने उनके पास जाने का फैसला किया। 3 एवोकाडो का जूस, क्लेयर ने आदेश दिया। हाँ हाँ, संप्रदाय की नेता क्लेयर। युवा लड़की डर के मारे कांप उठी, हकलाते हुए। वह कौन है? ये संप्रदाय का नया नियम है। सभी युवाओं को अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ अंशकालिक नौकरियां भी करनी होंगी। हमें विश्वास है कि इससे उन्हें आम लोगों के साथ सहानुभूति रखने में मदद मिलेगी, क्लेयर ने समझाया। भूत? खून से लथपथ ओलिविया पसीने की बूंदों से भरे पीले चेहरे के साथ जागीर में घुस गई। मैंने तुमसे कहा था कि मैं ठीक हो जाऊंगी। क्लेयर उलझन में थी क्योंकि ओलिविया खुद को माइकल की ओर खींचकर उसके पास बैठ गई। जल्द ही रिकी और डैनियल कमरे में दाखिल हुए। रिकी की आंखों में डर देखकर माइकल कह सकता था कि ओलिविया ने जहाज पर जो कुछ भी हुआ था वह रिकी के साथ साझा किया था। नतीजतन उसे कीमिया प्रतियोगिता के दौरान शुरू से लेकर अंत तक जो कुछ भी हुआ, उससे गुजरना पड़ा जब उसे समुद्री डाकुओं ने अगवा कर लिया। बेशक माइकल ने उनसे कहा कि समुद्री डाकुओं द्वारा उसका अपहरण करने के बाद क्या हुआ, इस बारे में कुछ भी न पूछें। उसे एक और कहानी सुनाने से पहले सबरीना की कहानी सुनने का इंतजार करना पड़ा।
कीमिया प्रतियोगिता के बारे में सब कुछ कहने और करने के बाद गया ने आखिरकार अपनी नज़र ओलिविया और रिकी की ओर घुमाई। ओलिविया को जल्दी ही एहसास हो गया माइकल के बगल में बैठे हुए गया की तीखी निगाहों का मतलब। दूसरी ओर रिकी डैनियल के साथ क्लेयर और माइकल के सामने सोफे के पीछे खड़ा था। तो तुम दोनों हमें कब बताने की योजना बना रहे थे? खासकर तुम रिकी, गया ने अपनी एक भौं को तलवार के आकार में उठाते हुए कहा। इसका यह क्या है? बिल्ली ने तुम्हारी जीभ काट ली। एक बार फिर क्लेयर उलझन में थी क्योंकि उसे पता नहीं था कि क्या हो रहा है। वह संप्रदाय और ब्रैडफोर्ड के व्यवसाय में इतनी व्यस्त थी कि ओलिविया और रिकी के बीच प्रेम तनाव को नोटिस नहीं कर पाए। हालांकि डैनियल को उनके रिश्ते के बारे में पता था, लेकिन उसे घोस्ट को बताने का मौका नहीं मिला। फिर भी डैनियल ने हमेशा रिकी को घोस्ट के सामने सब कुछ साफ साफ बताने की सलाह दी। ये दोनों प्यार में हैं, गया ने क्लेयर को खबर दी। क्या? क्लेयर सदमे में अपनी आवाज़ उठाने से खुद को रोक नहीं पाए। ठीक है रिकी, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं पहले ही नूह से निपट चुकी हूँ। तुम्हारा क्या मतलब है नूह से निपटने से? क्लेयर का दिल धड़क उठा, ये सोचकर कि घोस्ट ने नूह को मार दिया है। तुम ओलिविया को क्यों नहीं समझाते? माइकल ने ओलिविया की ओर देखा, बिना कुछ कहे उसे नूह के साथ अपने विवाह समझौते से संबंधित सब कुछ बताने के लिए कहा। क्लेयर को गति देने में ओलिविया को और 10 मिनट लगे। इतना कुछ हुआ था, फिर भी मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे कुछ खाली समय चाहिए, क्लेयर ने अपने मंदिरों को सहलाया। लेकिन अचानक क्लेयर ने अपनी आंखें इतनी चौड़ी खोली कि माइकल उसकी आंखों में चमक देख सकता था। हम हेडिस में लड़कियों की रात क्यों नहीं मनाते? लॉर्ड रेजिनाल्ड से निपटने के बाद। लॉर्ड रेजिनाल्ड की बात कर रहे हैं? रिकी, लॉर्ड रेजिनाल्ड के पास एक संदेशवाहक भेजो और उससे कहो कि मैं कल सुबह उससे मिलना चाहता हूँ। सच में? रिकी राहत महसूस कर रहा था और लगभग उत्साहित था। हाँ सच में, अब जाओ। रिकी, डैनियल और ओलिविया के हॉल से चले जाने के बाद माइकल ने क्लेयर से ब्रैडफोर्ड की स्थिति और संप्रदाय में अपनी भविष्य की स्थिति के बारे में बात करने का फैसला किया। संप्रदाय नेता क्लेयर, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मैं सनराइज संप्रदाय से स्नातक हो जाऊं और सनराइज संप्रदाय को मुझसे आगे निकल जाने दूं। क्लेयर एक पल के लिए हैरान हुई, लेकिन जल्द ही उसने बस आह भरी। मैं तुम्हें समझता हूँ। मेरा मतलब है, तुम अपने संप्रदाय के नेता से ज़्यादा ताकतवर होगे, बहुत ज़्यादा ताकतवर। गया ने कहा, तो योजना क्या है? क्लेयर ने पूछा, हमारे बीच मैं हमेशा संप्रदाय का संरक्षक रहूंगा, लेकिन बाहरी दुनिया के लिए मैंने संप्रदाय से स्नातक किया है। मैं एक पुराने छात्र से ज़्यादा कुछ नहीं रहूंगा। क्लेयर ने माइकल की योजना को बिना एक शब्द बोले सुना और वह आगे बोला, ब्रैडफोर्ड के मामले में मैं चाहूंगा कि तुम राज्य को एक संप्रदाय में मिला दो। संप्रदाय में राज्य को शामिल करने का विचार माइकल का नहीं था, बल्कि गया का था। किसी भी संप्रदाय ने कभी राज्य हासिल नहीं किया था, इसलिए अगर सनराइज संप्रदाय ने ब्रैडफोर्ड पर कब्जा कर लिया तो यह इतिहास में पहली बार होगा। इसके बारे में सोचो क्लेयर। राज्य पर कब्जा करने के बाद ब्रैडफोर्ड के सभी नागरिक हमारे शिष्य होंगे। भविष्य में अपने दुश्मनों के खिलाफ संप्रदाय की रक्षा के लिए आपके पास एक सेना होगी। आइए वास्तविकता पर आते हैं। अनगिनत लोग हमें नीचे लाने की साजिश कर रहे होंगे, इसलिए हमें एक सेना की ज़रूरत है, गया ने कहा। इसके अलावा ब्रैडफोर्ड पर एक अलग जगह के बजाय सूर्योदय संप्रदाय के रूप में शासन करना कम जटिल होगा। क्लेयर, हमेशा की तरह हम आपके साथ हैं। गया ने क्लेयर के चारों ओर अपना हाथ लपेटा और उसे आश्वस्त किया। अपना समय ले संप्रदाय नेता क्लेयर, मुझे पता है कि यह एक बड़ा निर्णय है, लेकिन मेरा विश्वास करो, यह इस तरह से बेहतर है। ठीक है, मुझे बड़ों से बात करनी है, लेकिन क्या आप वाकई ऐसा करना चाहते हैं? ऐसा करके आप मूल रूप से राजा होने का अधिकार खो रहे हैं। दूसरी ओर माइकल ने बस कंधे उचका दिए, मुझे वैसे भी राजा बनना पसंद नहीं है, यह मेरी शैली नहीं है। साथ ही आपका महामहिम कहलाना गलत और अजीब लगता है। सच में, यही कारण है। क्लेयर ने आह भरी। आप मूल रूप से राजा ब्रेडिया के साथ युद्ध में गए थे और राजकुमारी कैथरीन को मार डाला। उस समय वे दोनों बहुत ही कुतिया बन रहे थे। बस अपना समय लें और हमें अपना निर्णय बताएं। संप्रदाय नेता क्लेयर, कृपया अब से मुझे क्लेयर कहें। महामहिम भूत की तरह संप्रदाय नेता क्लेयर को भी गलत और अजीब लगता है, क्लेयर ने हंसते हुए कहा जब माइकल मनो छोड़ने के लिए खड़ा हुआ। ठीक है, माइकल ने सिर हिलाया और गया। लड़कियों की रात, इसे मिस मत करना। मैं अभी भी नहीं भूला हूं कि तुमने सगाई के लिए कोई पार्टी नहीं की थी। पिछली बार जब हमने ऐसा करने की कोशिश की थी तो कुछ मूर्खों ने हम पर घात लगाकर हमला किया था और नरक को उड़ा दिया था। तो क्या तुम सच में अभी भी पार्टी करना चाहते हो? मैं इस बार योजना बना रही हूं और कोई अपराध नहीं भूत, ये केवल लड़कियों के लिए खुला होगा, क्लेयर ने माइकल से कहा। जो भी करो अगले सप्ताह के अंत से पहले करो। मैं अवोर जाने की योजना बना रही हूँ। एक्वा नीलामी, क्लेयर ने पूछा। हाँ, मैंने सुना है कि मैं वहाँ कुछ बढ़िया सामान पा सकता हूँ।
हालांकि अवोर की यात्रा करने से पहले माइकल ने दक्षिणी महाद्वीप में समुद्री डाकुओं से निपटने और प्रीरिड और मिरल के बीच चल रहे युद्ध में गिसल की स्थिति से निपटने की योजना बनाई। पिछली बार जब माइकल ने सुना जनरल क्विंस क्रूर रूप से प्रीरिड पर हमला कर रहा था और धीरे धीरे प्रीरिड की राजधानी की ओर बढ़ रहा था, उसने समस्या से निपटने के लिए कैन को नियुक्त किया और वेदोरा की जांच करने का समय आ गया था। क्लेयर की जागीर छोड़ने के बाद माइकल और गया अपने हर्बल गार्डन को देखने गए। हर्बल गार्डन हरे भरे नसों और विशाल पेड़ों से छिपा हुआ था। अगर कोई दूर से पहाड़ को देखता तो उसे हर्बल गार्डन को ढकने वाला कांच का गुंबद नहीं बल्कि हरे भरे पहाड़ दिखाई देते। जब वे हर्बल गार्डन की ओर चले, सुगंधित हवा में सांस लेते हुए वे अपनी आत्मा को शांत और सुकून महसूस कर रहे थे। हर्बल गार्डन में पक्षियों की चहचहाहट और झींगुरों की चहचहाहट की आवाज़ उनके कानों के लिए लगभग संगीत थी। ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात हो मैंने अपना पहला जड़ी बूटी का बीज लगाया। 1000 साल, नीला पड़ना फूल, माइकल ने गया से कहा। समय बहुत तेजी से उड़ता है, गया ने सिर हिलाया। कुछ और मिनटों तक चलने के बाद वे हर्बल गार्डन के चारों ओर विशाल कांच के गुंबद पर पहुंच गए। उस समय हर्बल गार्डन एक फुटबॉल स्टेडियम के आकार का लगभग आधा था, लेकिन भीड़ भाड़ वाली जड़ी बूटियों और वनस्पतियों ने गार्डन को कुछ हद तक छोटा बना दिया था। जैसे ही वे बगीचे में दाखिल हुए, कुछ युवाओं ने झुककर उनका स्वागत किया। कटाई कैसी चल रही है? माइकल ने सुनहरे बालों वाले नौजवान से पूछा। चूंकि वह संप्रदाय में वरिष्ठ शिष्यों में से एक था, इसलिए जब उसने माइकल को देखा तो उसने दूसरों की तरह व्यवहार नहीं किया। बहुत बढ़िया भाई भूत, हम अभी अभी रॉयल लैंड से कुछ खाद लाए हैं और मैंने सुना है कि एल्डरेना ने फीनिक्स नीलामी घर से कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियां मंगवाई हैं। ठीक है, अपना काम जारी रखो, मैं यहाँ बस कुछ जड़ी बूटियां चुनने आया हूँ। माइकल और गया नौजवानों से दूर चले गए और उन्हें उनके काम पर छोड़ दिया। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वह नन्ही सी इंसान एकांत में है। क्या आपको लगता है कि वह किसी तरह की प्रतिभाशाली है? गया ने पूछा, जबकि माइकल कुछ लाल ऑर्किड को सावधानी से तोड़ रहा था। अगर वह इसी दर से खेती करती रही तो उसे एक प्रतिभाशाली माना जाएगा। आखिरकार सिंडी ने लाखों की गोलियां और औषधियां खाईं। इससे एक औसत दर्जे का साधक भी प्रतिभाशाली बन सकता है, फिर भी तुम उसके लिए एक और औषधि बनाने के लिए ऑर्किड तोड़ रहे हो, गया ने हंसते हुए कहा। इससे उसे कोर फॉर्मेशन चरण तक जल्दी पहुंचने में मदद मिलेगी। मुझे उसकी कमी खलती है। मेरे बारे में क्या? क्या तुम्हें मेरी कमी खलती है? गया ने मोहक लहजे में पूछा और उसके करीब चला गया। क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे अगर मैं ना कहूं? ये आखिरी शब्द थे जो माइकल के मुंह से निकले, इससे पहले कि गया ने उसके होठों को अपने होठों से बंद कर लिया।